हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो आज हम लोग रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं कंट्रोल सिस्टम का। और जब हम रिवीजन की बात करते हो तो बहुत सारी बातें होती है कि कोई रिवीजन किस तरीके से करता होगा। तो रिवीजन में हम इस बात का ध्यान रखेंगे, थोड़ा फास्ट मोड में रहेंगे और जो गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उस साइड हमारा ज़्यादा ध्यान रहेगा। रिवीजन होते भी जाएगा और गेट का पॉइंट ऑफ व्यू भी कवर होते जाएगा। तो आप बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, पूरे चैप्टर वाइज डिवाइड करूँगा मैं, ऐसा सोचा हूँ। तो आप जरूर बताइएगा जब ये सेशन खत्म, जब इसको पूरा वीडियो देख लोगे तो जरूर बताइएगा कि ये स्टाइल कैसा लगा, है ना। ये स्टाइल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये स्टाइल आपको कैसा लगा है, ठीक है। और रिवीजन वाले पार्ट में आपको नोट नहीं करना है, आपको सिर्फ रिवीजन ऐसे फटाफट फटाफट पलट लेना है, क्या क्या चीज़ें बताते जा रहे हैं करके। और रिवीजन में पहले चैप्टर से स्टार्ट कर रहा हूँ, रिवीजन ऑफ कंट्रोल सिस्टम। और ये हमारा है बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंट्रोल सिस्टम। ऑल टॉपिक्स लगभग कवर होंगे पहले चैप्टर में। और ऑलवेज स्टार्ट कंट्रोल सिस्टम विद दिस टॉपिक। बहुत सारे लोग ब्लॉक डायग्राम और सिग्नल फ्लो ग्राफ से स्टार्ट करते हैं, कभी भी स्टार्ट नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें कवर होती है और फिर यही फंडामेंटल आपको आगे पूरा का पूरा कंट्रोल सिस्टम में काम आता है। और मैं आपको दिखाऊंगा कि आईआईटी के प्रोफेसर इस चैप्टर में क्या क्या आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, वो सब भी कवर करूंगा। फास्ट मोड में कवर करूंगा, लेकिन अच्छा कवर करूंगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं अपन, है ना। आपको नोट नहीं करना, आपको सिर्फ देखते जाना है। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं कंट्रोल सिस्टम की, तो कंट्रोल सिस्टम से पहले बात करते हैं सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? ग्रुप ऑफ फिजिकल कंपोनेंट होता है जो एक प्रॉपर आउटपुट देता है। आप इनपुट दोगे, उससे प्रॉपर आउटपुट मिलेगा। प्रॉपर बोलने का क्या मतलब होता है? प्रॉपर बोलने का मतलब होता है आपके पास कि वो मे और मे नॉट बी डिजायर्ड। जैसे एग्जाम्पल देता हूं आपको, जैसे फैन विदाउट ब्लेड है तो आपके पास कोई एयर फ्लो नहीं होगा तो प्रॉपर आउटपुट नहीं मिलेगा आपको। अगर ब्लेड ही नहीं है आपके पास फैन में तो कहाँ प्रॉपर आउटपुट मिलेगा। बट अगर ब्लेड लगा हुआ है तो इसका मतलब इसमें प्रॉपर आउटपुट मिलेगा। तो हम हमेशा बोलते हैं प्रॉपर आउटपुट मिलना चाहिए। तो अगर मैं इसमें से ब्लेड निकाल दूं आपके फैन में से, तो ये एक प्रॉपर आपके पास आउटपुट देगा नहीं। तो इसको हम एग्जैक्टली सिस्टम नहीं बोल सकते कि भाई बिना ब्लेड के आपका एक फैन है तो ये सिस्टम नहीं है। तो सिस्टम वो होता है जो ग्रुप ऑफ फिजिकल कंपोनेंट तो हो, लेकिन प्रॉपर आउटपुट प्रोवाइड करे आपके पास। यहां से स्टार्ट करना चाहिए और फटाफट आगे बढ़ेंगे, तो डोंट वरी फॉर दैट। तो मैं बोलता हूं कि प्रॉपर आउटपुट मिले तो फिर वो एक सिस्टम होता है जिसमें आपके पास डिजायर्ड आपके पास रिजल्ट मिले, ठीक है। ओके लेकिन जब मैं प्रॉपर आउटपुट बोलता हूं तो मे और मे नॉट भी डिजायर्ड हो सकता है आपके पास। तो मैं बोल रहा हूं कि अगर नो प्रॉपर आउटपुट मिल रहा है फैन विदाउट ब्लेड से, फैन विद ब्लेड से, तो हम नॉर्मली ऐसी बातें ज्यादातर करते हैं आपके पास कि सिस्टम वो होना चाहिए जिसमें प्रॉपर आउटपुट मिलेगा तो वो बड़ा अच्छा होगा। और वो प्रॉपर आउटपुट अगर डिजायर्ड होगा तो और भी अच्छा होगा। कभी कभी उतना डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिल रहा तो भी हम सिस्टम बोल देते हैं, लेकिन एक अच्छा सिस्टम वही होता है जिसमें डिजायर्ड आउटपुट मिले। तो अगर मैं बोलूं कि सिस्टम सर विदाउट ब्लेड भी सिस्टम है क्या, विद ब्लेड भी सिस्टम है, तो मैं बोलूंगा ज्यादा अच्छा सिस्टम जो है विद ब्लेड है, क्योंकि विदाउट ब्लेड सिस्टम किसी काम नहीं है। ओके अच्छा, हम तो बात कर रहे हैं कंट्रोल सिस्टम की। जब हम कंट्रोल सिस्टम की बात करते हैं तो सेम डेफिनेशन है, सिर्फ आपके पास टर्मिनोलॉजी क्या आ जाती है कि आपका जो आउटपुट होना चाहिए वो कंट्रोल्ड आउटपुट होना चाहिए। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होना चाहिए? कंट्रोल आउटपुट। तो पहले भी तो सर सिस्टम था, पहले भी आउटपुट मिल रहा था। अब आपके पास क्या डिफरेंस हो गया एक सिस्टम और एक कंट्रोल सिस्टम में? सर कंट्रोलर लगा हुआ है, और कंट्रोलर लगा हुआ है आपके पास, तो अब जो रिजल्ट मिलेगा इज द कंट्रोल्ड आउटपुट। तो जब हम कंट्रोल सिस्टम की बात करते हैं तो बेसिक स्ट्रक्चर है कंट्रोल सिस्टम का। तो सबसे जो मेन एलिमेंट है वो ये मेन एलिमेंट क्या आपके पास मेन एलिमेंट है? इज द कंट्रोलर। जब हम आगे जब पढ़ते हैं पूरा कंट्रोल सिस्टम, जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, पता है आपके पास जब हम कंट्रोलर कंपनसेटर पढ़ते हैं तो इस कंट्रोलर की जगह जीसीएस लिख देते हैं। इसका ये सी फॉर द कंपनसेटर, सी फॉर द कंट्रोलर। और ये सिस्टम जो रहता है इसको जीपीएस भी लिख देते हैं, प्लांट गेन, एक नॉर्मल सिस्टम का गेन। और हम बोल देते हैं कि ये दोनों मिला के आपके पास क्या हो गया पता है? ये जीसीएस और जीपीएस। जीपी मतलब प्लांट सिस्टम, एक कोई भी सिस्टम आपके पास प्लांट का, और इसको हम जी ऑफ एस बोल देते हैं ये। इसलिए हम लोग जब हम शुरू के चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें हम इतना फोकस नहीं करते कंट्रोलर पे। तो हमको लगता है कंट्रोलर की तो बात ही नहीं हो रही, हर जगह जी ऑफ एस लिखा हुआ है। इसलिए क्योंकि जब हम मैथमेटिकली बात करते हैं तो हम उतना ज्यादा फोकस नहीं करते, उसके अंदर ही कंट्रोलर लिखा हुआ है। जब जी ऑफ एस लिखते हैं इसका मतलब उसके अंदर कंट्रोलर है, हम बात नहीं कर रहे। तो फिर बात कब करेंगे सर? बात करेंगे, एक अलग से चैप्टर बना दिए हम उसकी बात करने के लिए। जो लास्ट चैप्टर होगा उसमें कंट्रोलर और कंपनसेटर होगा, और फिर वहां पे सिस्टम के साथ कंट्रोलर लगा होगा। वैरायटी ऑफ कंट्रोलर, वैरायटी ऑफ कंपनसेटर, उस चैप्टर में हम दिखा दिखा के बात करेंगे। उसके बिना सिर्फ मैं जी बोल देता हूं, उसका मतलब ही इसके अंदर कंट्रोलर इन्वॉल्व होगा। तो डोंट वरी फॉर दैट। जब हम कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं तो बाय डिफॉल्ट है कि कंट्रोलर होगा, आपको चाहे दिख रहा हो चाहे ना दिख रहा हो, बाय डिफॉल्ट है कि कंट्रोलर होगा, क्योंकि आउटपुट मेरे पास कंट्रोल्ड आउटपुट होंगे। बट इसका यह मतलब नहीं है कि मैं हर बार कंट्रोल्ड आउटपुट वर्ड यूज करूं, हर बार कंट्रोल सिस्टम बोलूं। इसका मतलब है यहां पे मैं नॉर्मली सिस्टम बोल देता हूं, आउटपुट बोल देता हूं, बार बार कंट्रोल्ड 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 हम बोलते नहीं, बिकॉज बाय डिफॉल्ट हम कंट्रोल सिस्टम पर रहता है, आउटपुट विल बी कंट्रोल्ड,
हमारा सिस्टम जो होगा वो कंट्रोल सिस्टम होगा, क्योंकि कंट्रोलर इज देयर बाय डिफॉल्ट है। जब हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो बार बार आपको क्या नहीं दिखेगा, ये कंट्रोलर का आपको कंट्रोलर गेन नहीं दिखेगा आपको, तो इसके लिए वरी नहीं करना आप, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि एक सिस्टम और कंट्रोल सिस्टम में क्या डिफरेंस है। हम बोल रहे हैं भैया सिस्टम में आपके प्रॉपर आउटपुट मिल रहा है, कंट्रोल सिस्टम में कंट्रोल्ड आउटपुट मिल रहा है, क्योंकि मेरे पास एक कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है, दैट मींस द कंट्रोलर, ठीक है। अगर मैं बोलूं कंट्रोल सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, तो कंट्रोल सिस्टम दो टाइप के होते हैं, एक ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होता है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम होता है। ओपन लूप और क्लोज लूप टर्मिनोलॉजी से दिख रहा है कि यार यहां तो लूप वाला वर्ड आ गया, लेकिन तो ओपन लूप आपके पास दिख रहा है, तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम बोल देते हैं और हम क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम बोल देते हैं। अब आपके पास क्या होगा, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होगा, ओपन लिखा हुआ आपके पास, तो टर्मिनोलॉजी में दिखता है कि सर यहां तो ओपन टर्म लिखा हुआ है, यहां क्या लिखा हुआ है, क्लोज लिखा हुआ है, ओके। हम बोलते हैं कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होगा। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम जो होगा आपके पास, जो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म होगा वो इंडिपेंडेंट फ्रॉम द आउटपुट होगा। इसका मतलब है कंट्रोलर लगा है, प्रोसेसर है जिसको प्लांट गेन भी बोल सकता हूं मैं, और एक कंट्रोल्ड आउटपुट है आपके पास। जैसे प्रोसेसर है, इसके गेन को मैं क्या लिख सकता हूं पता आपके पास, जीपीएस। थोड़ी देर पहले प्लांट गेन भी बोल रहा था मैं, तो कोई इसको प्रोसेसर बोल देता है, कभी प्रोसेसर गेन बोल देता है, कोई प्लांट गेन बोल देता है। ये कंट्रोलर आपके पास जीसीएस है, और मैक्सिमम लोग इन दोनों को मिला के जी ऑफ एस लिख देते हैं। तो हम बोल रहे हैं कि आउटपुट तो कंट्रोल आउटपुट होगा। जब हम कंट्रोल सिस्टम बोल रहे हैं तो आउटपुट विल बी कंट्रोल्ड, तो आउटपुट तो कंट्रोल होगा। अच्छा, तो फिर ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में हम क्या बोल रहे हैं कि कंट्रोलिंग मैकेनिज्म इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द आउटपुट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि कंट्रोलिंग मैकेनिज्म होगा लेकिन वो आउटपुट से इंडिपेंडेंट होगा। तो सर आउटपुट पे डिपेंडेंट कैसे होगा। हम बोल रहे हैं कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में कोई फीडबैक मैकेनिज्म नहीं होता है। क्या नहीं होता है, कोई फीडबैक मैकेनिज्म नहीं होता है। जब हम क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की बात करते हैं तो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म जो होता है आपके पास वो डिपेंड्स ऑन आउटपुट होता है। तो दिस वन इज इंपॉर्टेंट कि हमारा कंट्रोलिंग मैकेनिज्म आउटपुट पर डिपेंड करता है, और यहां पे कंट्रोलिंग मैकेनिज्म इंडिपेंडेंट फ्रॉम द आउटपुट होता है। यहां पे एक फीडबैक मैकेनिज्म होगा आपके पास, ये ज्यादा कॉस्टलियर होगा ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम से आपके पास, क्योंकि यहां पे हम क्या लगाते हैं, कंट्रोलर भी है, प्रोसेसर भी है, और ये सेंसर्स भी लगा हुआ आपके पास, दिख रहा है आपके पास। इसका मतलब है एक जो कंट्रोल्ड आउटपुट है उसमें सेंसर्स लगा हुआ है, तो जो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म होगा, जो आउटपुट आएगा आपके पास, उसमें कंट्रोलिंग मैकेनिज्म डिपेंड करेगा कि भाई आउटपुट जो आ रहा है अब ये कंट्रोलर उसके अकॉर्डिंग बिहेव करेगा। तो ये बहुत पावरफुल डिवाइस होती है कंट्रोलर, और बहुत पावरफुल डिवाइस होता है सेंसर। इसका मतलब है कि जब भी हम क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं तो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में एक प्रॉपर फीडबैक स्ट्रक्चर होता है। द कंट्रोल आउटपुट इज द इनपुट, ये कंपैरेटर या एडर है, जो भी आपके पास सेंसर से रिजल्ट आ रहा है उसको कंपेयर करेगा और फिर से कंट्रोलर को देगा, और फिर कंट्रोलर फिर से प्रोसेसर को देगा। दिस द क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। सब आपको पता होगा क्योंकि आप रिवीजन कर रहे हैं। अगर कोई जीरो से पढ़ रहा है तो बड़े आराम से वो पढ़ते रहता है, जीरो से पढ़ता है तो बहुत देर तक हम बातें करते हैं, पहले चैप्टर की बातें करते हैं। आप अगर मेरे को फॉलो करते हो तो बहुत देर तक आप स्टडी करते हो, लेकिन अभी मैं रिवीजन मोड में हूं तो थोड़ा सा मोमेंटम मेंटेन रखूंगा। तो मैं बोल रहा हूं कि देखो ये क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है, ज्यादा कॉस्टलियर होगा क्योंकि सेंसर लगा, उसमें कोई फीडबैक स्ट्रक्चर नहीं था। सर सेंसर लगने से इतना ज्यादा कॉस्टलियर हो जाएगा, क्या बात करेंगे अभी अपन, मेरी बात जल्दी खत्म होती नहीं है। तो ठीक है, आपके पास एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है, तो बेसिक स्ट्रक्चर पता चल गया कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में सर कोई फीडबैक स्ट्रक्चर नहीं होगा, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में एक फीडबैक स्ट्रक्चर होगा जिसमें सेंसर्स लगा होगा आपके पास। यस सर, कई बार आपके पास जो कंट्रोलर और जो प्रोसेसर रहता है, इस पूरे को मिला के हम क्या बोल देते हैं, इस पूरे को मिला के हम बोल देते हैं कि सर ये जी ऑफ एस हो गया ये, और ये जो सेंसर्स लगा है इसको ये फीडबैक एलिमेंट है आपके पास, एच ऑफ एस बोल देते हैं। और भी कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं हम लोग, ये फीडबैक एलिमेंट है, ये इनपुट आपके पास, वो आउटपुट। ठीक है, अब देखिएगा आपके पास एग्जांपल भी मैं दे देता हूं कि आप देखो फैन विदाउट रेगुलेटर, एक एसी सप्लाई है आपके पास और इसमें रेगुलेटर नहीं लगा हुआ, तो ये आपके पास एक ओपन लूप कंट्रोल आपके पास ये दिख रहा है। अगर ये आपके पास एसी सप्लाई लगा और सीधे फैन है विदाउट रेगुलेटर है, चलो रेगुलेटर ही नहीं है, इसका मतलब इसमें कोई कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है क्या, नहीं, तो ये एक आपके पास सिस्टम हुआ, ये कंट्रोल सिस्टम नहीं हुआ, सिस्टम हुआ। और कभी कभी सिस्टम को हम ओपन सिस्टम भी बोल देते हैं, सिस्टम और ओपन सिस्टम, सिस्टम और ओपन सिस्टम दिख रहा है आपके पास। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ आपके पास कि यहां पे कोई कंट्रोलिंग मैकेनिज्म नहीं है, ये सिंपल एक सिस्टम है, बेसिक सा सिस्टम है, एकदम ओपन सिस्टम है, दिख रहा है आपके पास, ये तो ओपन सिस्टम। ये तब मैं बोल रहा हूं कि अगर ये ओपन सिस्टम है, इसमें कोई कंट्रोलिंग मैकेनिज्म नहीं है, तो विदाउट रेगुलेटर है। आप देख रहे होंगे कि विदाउट रेगुलेटर लिखा हुआ, तो जब रेगुलेटर है ही नहीं तो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म हटा दिए। लेकिन अगर मैं रेगुलेटर डाल दूं आपके पास, तो क्या होगा पता है, ये ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होगा। सर ये तो फीडबैक हो गया, फीडबैक नहीं हुआ, ये रेगुलेटर एसी सप्लाई दे रहे हो और ये फैन उसके अकॉर्डिंग हो रहा है, 1 कर रहे 2 कर रहे, तो वो फैन की स्पीड बढ़ती जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि जो ये आउटपुट है, मतलब जो फैन का जो स्पीड है, वो आपके पास ये कंट्रोलिंग जो मैकेनिज्म होगा आपके पास पर डिपेंड करेगा कि जो फैन की स्पीड ज्यादा हो जाएगी तो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म अपने आप काम करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको 4 पे हो गया और ज्यादा आपको स्पीड हो गई, ठंड ज्यादा लग रही, तो फिर ये जो रेगुलेटर होगा वो अपने आप ही
3 पे आ जाएगा, 2 पे आ जाएगा, मैन्युअली ऑपरेटेड है। तो जो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होते हैं वो मैन्युअली ऑपरेटर आपके पास डिवाइस लगे होते हैं, इसमें कोई सेंसर्स वगैरह नहीं होता, क्योंकि इसमें कोई फीडबैक स्ट्रक्चर नहीं होता। इसकी जो कंट्रोलिंग या रेगुलेटर कंट्रोलर है, इसकी जो फीडबैक मैकेनिज्म, इसमें जो आपके पास कंट्रोलिंग जो मैकेनिज्म है वो आउटपुट पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम द आउटपुट है। इसका मतलब है फैन विथ रेगुलेटर एक कंट्रोल सिस्टम है जिसको आप ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं। सिंपल सिस्टम, दिस वन इज द सिंपल सिस्टम, दिस वन इज द ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। तो फिर क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होगा? क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम फैन के साथ नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि फैन के साथ आप रेगुलेटर डाल सकते हो, रेगुलेटर ऑटोमेटेड नहीं हो सकता, रेगुलेटर। अच्छा, अगर आपको चाहिए कि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम चाहिए तो फैन का बेस्ट एग्जांपल क्या होगा पता? एयर कंडीशनर। जो एयर कंडीशनर होता है ये होता है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, क्योंकि इसमें टेम्परेचर सेंसर्स लगे होते हैं। ये आपके पास है कंट्रोलर, ये है एसी कंप्रेसर, जो प्रोसेसर था, कंप्रेसर लगे होते हैं। एसी आप जानते होंगे, बहुत सारे लोग एसी यूज करते होंगे, कंप्रेसर लगा रहता है आपके पास। ये आपके पास टेम्परेचर सेंसर लगा होता है। ये आपके पास एक्चुअल टेम्परेचर है, ये आपका डिजायर टेम्परेचर है, दोनों कंपेयर होते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपके पास कंट्रोलर अपना वर्क करता है, जो कंप्रेसर को सिग्नल भेजता है। ये है आपके पास। तो कभी कोई बोले ना कि सिस्टम ओपन सिस्टम मतलब ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम को एग्जांपल के थ्रू आप एक्सप्लेन करो तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है। आप बोलो कि आपके पास एक फैन है बट रेगुलेटर नहीं है, इसका मतलब इसमें कंट्रोल सिस्टम ही नहीं है, कंट्रोलिंग मैकेनिज्म नहीं है। रेगुलेटर नहीं लगाओगे तो कंट्रोल कैसे करोगे? मतलब स्पीड बढ़ाओगे कैसे, कम कैसे करोगे? तो ये आपके पास एक सिस्टम हो गया। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होगा? जिसमें कंट्रोलिंग मैकेनिज्म तो होगा, लेकिन इसका कंट्रोलिंग मैकेनिज्म इंडिपेंडेंट फ्रॉम द आउटपुट होगा। इसमें कोई सेंसर्स नहीं होगा, कोई फीडबैक स्ट्रक्चर नहीं होगा। तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होगा? एयर कंडीशनर, क्योंकि एयर कंडीशनर में आपके पास टेम्परेचर सेंसर्स लगे होते हैं। बाकी तो सब कुछ था आपके पास पहले भी, जो कंट्रोलर था वो था आपके पास रेगुलेटर, लेकिन अब इसमें टेम्परेचर सेंसर लगे होते हैं। इसलिए जो फैन होता है इसलिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है आपके पास, क्योंकि टेम्परेचर सेंसर्स होते हैं, फिर एसी कंप्रेसर की कॉस्ट ज़्यादा होती है। तो जो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम होते हैं उनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, क्योंकि ज़्यादा एफिशिएंट सिस्टम होते हैं। आप कूलिंग के लिए इतना बेस्ट एग्जाम्पल यूज करते हैं। थोड़ा सा अगर मैं और बातें कर दूँ, थोड़ी सी बातें कर दूँ, रूम का टेम्परेचर सपोज करो, जल्दी जल्दी खत्म करूंगा, 28 डिग्री सेंटीग्रेड है आपके पास और आपको सेट करना है टेम्परेचर 26 रिमोट से। तो टर्न ऑन एसी किया आपके पास, एसी को टर्न किए, एसी स्टार्ट हुआ, कूलिंग द रूम टेम्परेचर, सेंसर स्टार्ट सेंसिंग द रूम टेम्परेचर। अगर रूम का टेम्परेचर ग्रेटर देन डिजायर टेम्परेचर है, अगर आपका डिजायर टेम्परेचर 26 है, रूम का टेम्परेचर 28 है, ज्यादा है, तो एरर सिग्नल जनरेट करेगा। ये कंप्रेसर को एक सिग्नल भेजेगा जो आपके पास कूलिंग को मेंटेन करने के लिए रूम का टेम्परेचर 26 डिग्री पे आपके पास मेंटेन करने की कोशिश करेगा। जो रूम का टेम्परेचर इक्वल टू द डिजायर टेम्परेचर हो, इसका मतलब है कि अगर ये रूम का टेम्परेचर, डिजायर टेम्परेचर आपके पास जो 26 है और आपके पास एक्चुअल टेम्परेचर 28 है, फिर यहां से जो सिग्नल आएगा आपके पास, कंपेयर हुआ, यहां से जो सिग्नल भेजेगा इसको और कूल डाउन करेगा। ये जो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म होगा, एसी कंप्रेसर को जो सिग्नल भेजेगा, इसका मतलब ये हुआ कि जो टेम्परेचर सेंसर ये सेंस करेगा, कंपेयर करेगा आपके पास कि कितना है। तो यही बताया गया कि व्हेन रूम टेम्परेचर इक्वल टू द डिजायर टेम्परेचर, एरर सिग्नल इज 0 और कंप्रेसर गोस इनटू द स्लीप मोड, फिर कंप्रेसर अपना काम बंद कर देगा। इसका मतलब है कि हमारा टेम्परेचर सेट हो गया। ऐसे ही हम बातें करते हैं आपके पास। तो ये एक सेंसर जब तक डिवाइस होगा वो सेंस करेगा, ये एरर सिग्नल कंपेयर करता है आपके पास, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सिग्नल जाएगा और उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर आपको कम करना है, ज्यादा करना है, उसके अकॉर्डिंग होगा। आप यूज करते हो ना, रिमोट यूज करते हो, तो जितने भी रिमोट कंट्रोलिंग डिवाइस होते हैं जिसमें सेंसर्स लगे होते हैं, सब क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम होते हैं, क्योंकि रिमोट जैसे आया आपके पास तो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम हो गया। तो बहुत बेसिक सी बातें आपके पास। आपको लगेगा सर रिवीजन में इतनी सारी बातें, इतनी बातें करने की क्या जरूरत है? अब जब पहला चैप्टर की बात कर ही रहे तो यार अब ऐसा तो होगा नहीं कि मैं सीधे ही मैथ्स लिख दूं और बोलूं कि चलो अब आपके पास हो गया करके। नहीं, थोड़ा सेंस की बातें होना चाहिए। रिवीजन की बातें हो रही, थोड़ी सेंस की बातें होना चाहिए कि सिस्टम क्या होता है, ओपन लूप सिस्टम क्या होता है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। क्लियर? बेस्ट एग्जांपल हमेशा माइंड में रखे कि भैया फैन है, अगर इसमें रेगुलेटर नहीं है तो ये फिर आपके पास क्या, ये तो फिर रेगुलेटर अगर है नहीं तो सिंपल सा सिस्टम है बस। ये अगर रेगुलेटर है तो ये ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है, और अगर क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम बनाना है तो फैन को नहीं बनाया जा सकता रेगुलेटर की हेल्प से, आपको रिमोट चाहिए। इसका मतलब है आपको एयर कंडीशनर, एसी सिस्टम चाहिए होगा। ठीक है, तो ये बेसिक सा एग्जाम्पल लिए आपके पास, थोड़ा सा आइडिया है। अच्छा, फिर हम मैथ्स में पहुंच जाते हैं हम लोग। जब हम मैथ्स में पहुंच जाते हैं तो हम बोल देते हैं कि देखो यार ये फॉरवर्ड पाथ गेन है, जी ऑफ एस को फॉरवर्ड पाथ गेन बोल देते हैं। अब क्या है, कोई सोचेगा सर ये जी ऑफ एस किसका है, ये कंट्रोलर का गेन है कि सर वो प्रोसेसर का गेन है? भैया दोनों इसके अंदर लिखते नहीं बस हम। ये जो जी ऑफ एस है ना, ये एक्चुअली जीसीएस है और ये आपके पास जीपीएस है।
आप प्रोसेसर बोलो, प्लांट गेन बोलो, ये कंट्रोलर बोलो, ये कुछ भी बोलो, दोनों का प्रोडक्ट ही जी ऑफ एस। इसको हम दिखाते नहीं, कब दिखाएंगे? एक दिन दिखाएंगे, एक चैप्टर बना के रखे, कंट्रोलर कंपोजिटर, लास्ट चैप्टर कंट्रोल सिस्टम का। ये आपके पास कंट्रोल आउटपुट है, सी फॉर द कंट्रोल और आर फॉर द रेफरेंस सिग्नल। ये रेफरेंस इनपुट है आपके पास, सिग्नल बोलो, इनपुट बोलो, सिग्नल की जगह इनपुट लिखोगे और अच्छा लगेगा, रेफरेंस इनपुट। और ये आपके पास एच ऑफ एस इज द फीडबैक पाथ गेन। तो एच ऑफ एस इज सेंसर्स आपके पास। अगर मैं बोलूँ ये सेंसर्स का गेन है तो कुछ भी गलत नहीं होगा। द सेंसर गेन, सेंसर पाथ गेन या सेंसर्स गेन या फीडबैक पाथ गेन, ये हमारे पास रखा हुआ है। अब होता क्या है कि अगर मेरे को आउटपुट और इनपुट के बारे में बात करना है कि यार क्या क्या आउटपुट क्या क्या इनपुट, तो आपको इतना दिखना चाहिए कि देखो यहाँ से सी ऑफ एस है, ये फीडबैक स्ट्रक्चर है, यहाँ से आपके पास कितना है सी ऑफ एस है, ब्रैकेट में एस मतलब लाप्लास वेरिएबल स्मॉल एस, ये एच ऑफ एस से मल्टीप्लाई होगा। किसी भी ब्लॉक का आउटपुट क्या होता है, जो आप देते हो और इससे मल्टीप्लाई होता है, इसका मतलब यहाँ पर रिजल्ट कितना होगा, सी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। अब ये क्या लगा हुआ है आपके पास, एक नेगेटिव लगा हुआ है, दैट मीन्स द नेगेटिव फीडबैक। ये देख माइनस लगा, नेगेटिव फीडबैक, ये आर ऑफ एस है, ये प्लस में जा रहा है, ये माइनस में जा रहा है, तो ये आपके पास एक डिफरेंस सिग्नल लिखा है। तो डी ऑफ एस आपके पास कितना आने वाला है? अगर मैं यहाँ से लिख दूं कि डी ऑफ एस की वैल्यू कितनी होगी, तो मैं लिख देता हूँ कि डी ऑफ एस कितना होगा। ठीक है, ध्यान से देखने रहना। तो जो डिफरेंस सिग्नल से वो क्या है सर, आर ऑफ एस आ रहा था इधर से प्लस में, और माइनस आ रहा है, क्या आ रहा है, सी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। तो सी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस आ गया, ये डिफरेंस सिग्नल्स आ गया। अब इस डिफरेंस सिग्नल किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, जी से, और आउटपुट सी मिल रहा है। तो सी ऑफ एस इक्वल टू कितना हो गया, जो डिफरेंस सिग्नल से वो मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, जी ऑफ एस से। बस अब आपको करना क्या, आपको डिफरेंस सिग्नल की जगह वैल्यू पुट कर देना है, आर ऑफ एस रेफरेंस माइनस सी ऑफ एस एच ऑफ एस, ये आपके पास डिफरेंस हो गया, इनटू कितना, जी ऑफ एस। ब्रैकेट ओपन कर दो, फटाफट मैं करूंगा, है ना, मेरे को क्लियर है कि मेरे को क्या क्या बात करना है। तो आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस, हमें डायरेक्ट भी लिख सकता था कि यार ये तो आपको पता ही होना चाहिए, जब कोई रिवीजन करता है तो उसको पता होता है, लेकिन मैं क्यों लिख रहा हूँ फिर, मैं भी तो डायरेक्ट बात कर सकता था, क्यों मैं लिखा? अच्छा, मैं लिखने के पीछे रीजन बता रहा हूँ कि मैं चाहता क्या हूँ। मैं चाहता हूँ कि रिविजन जब स्टार्ट हो रहा है तो आपके माइंड में क्लियर हो। क्या माइंड में क्लियर हो? कि भैया आप किसी ब्लॉक डायग्राम को डील कैसे करते हो। तो आपके पास ये हो गया कंट्रोल आउटपुट अपॉन रेफरेंस इनपुट, दैट मींस द ट्रांसफर फंक्शन। इसको बोलते हैं क्लोज लूप, CLTF, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है। क्लोज लूप था उसका ट्रांसफर फंक्शन। कितना आंसर आ गया, जी ऑफ एस अपॉन 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। ये देखो आपके पास ट्रांसफर फंक्शन आ गया, द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। ये इसका आपके पास ट्रांसफर फंक्शन बन गया। तो एक नेगेटिव फीडबैक जब दिया रहता है आपके पास ये ट्रांसफर फंक्शन से, देखो ये, और सब आपके पास ब्लॉक डायग्राम है तो सब लाप्लास ट्रांसफॉर्म हर जगह आपको दिख रहा है। तो पूरे कंट्रोल सिस्टम में आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म वेरिएबल आपको दिखेगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्म डोमेन है, क्योंकि हमारे पास एक्चुअल नेटवर्क तो है नहीं, हमारे पास ब्लॉक के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, तो हमारे पास ट्रांसफॉर्म है सबका। तो ये हमारे पास हो गया ट्रांसफर फंक्शन, द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। वाई क्लोज लूप? ये पूरा का पूरा क्लोज लूप है आपके पास, द स्टैंडर्ड नेगेटिव फीडबैक सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन। अच्छा, इसको अगर मेरे को एस नहीं लिखना, जल्दबाजी में लिखना है तो जी अपॉन 1 प्लस जी एच आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। सबके ब्रैकेट में एस है, आप एस लिखते हो तो एस होता है, ऐसा नहीं है। एस लिखो चाहे ना लिखो, हर जगह एस है। कई बार जल्दबाजी में लिखते समय हम एस को इग्नोर कर देते हैं, एस है। जैसे इसके अंदर में आपके पास में बोला ना, इसके अंदर में जी ऑफ एस के अंदर में जीसीएस और जीपीएस है, लेकिन मैं तो जी ऑफ एस से काम चला लेता हूं। यस, वैसे ही सब में ब्रैकेट में एस है, लेकिन हम बिना ब्रैकेट में एस लिखे भी काम चला लेते हैं, क्योंकि देयर इज नो इशू, हमको पता है कि ब्रैकेट में एस है। तो ये हमारे पास क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन हुआ। एक और इंटरेस्टिंग बात कि नेगेटिव फीडबैक सिस्टम था। क्या था आपके पास? एक नेगेटिव फीडबैक सिस्टम था। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम स्टैंडर्ड सिस्टम है आपके पास, रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। अगर मैं बोलूं कि देखो इसका ट्रांसफर फंक्शन ये निकला, अब आपके पास ये ब्लॉक डायग्राम आपके पास है, तो ब्लॉक डायग्राम में बोला जाता है कि देखो आपके पास ये नेगेटिव फीडबैक दिख रहा है। यस सर, दिस वन इज द नेगेटिव फीडबैक। यस, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है एडर के, द नेगेटिव फीडबैक। जब आप नेगेटिव फीडबैक की बात कर रहे थे और आप बोले कि मेरे पास आंसर आ चुका है ट्रांसफर फंक्शन का, इधर टी ऑफ एस दैट मींस द ट्रांसफर फंक्शन, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। आउटपुट क्या है? सी ऑफ एस इज द कंट्रोल आउटपुट, आर ऑफ एस इज द रेफरेंस इनपुट, और मेरा आंसर कितना आया था? जी ऑफ एस अपॉन 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। ये इतना आया था मेरे पास। ये ट्रांसफर फंक्शन, द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, CLTF। बार बार CLTF बोलते रहूंगा, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। बट इसमें इंटरेस्टिंग बात है कि इसमें माइनस से कनेक्टेड था, और जब मेरा आंसर आया तो प्लस आया। मतलब इसमें ये देखने वाली बात है कि देखो यहाँ पे माइनस से कनेक्टेड था और आंसर मेरे पास प्लस आया। इसका मतलब अगर नेगेटिव फीडबैक है आपके पास तो ये आंसर है, बट ये नेगेटिव फीडबैक से जब कनेक्टेड होता है तो आंसर मेरा प्लस होता है। देखो ये माइनस है तो ये आंसर मेरा प्लस है, और ये रिजल्ट है आपके क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का नेगेटिव फीडबैक का। बट अगर ये पॉजिटिव फीडबैक है, ये पॉजिटिव फीडबैक है, तो फिर मेरा आंसर क्या आने वाला है? माइनस आने वाला है। वही सेम डेरिवेशन। इसका मतलब है दो टाइप के फीडबैक होते हैं, एक नेगेटिव फीडबैक, एक पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक में आंसर माइनस आने वाला है, क्योंकि हम सॉल्व जब कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक क्लोज सिस्टम, इसको बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक क्लोज सिस्टम। बाकी ब्लॉक डायग्राम आगे का नहीं बना हुआ है,
क्योंकि हम डिराइव कर चुके थे, तो फिर बाकी सब चीजों को इग्नोर कर दिए। इस बात पे कनेक्ट किया कि जो फीडबैक आ रहा है वो माइनस से कनेक्टेड इज द नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, लेकिन यहाँ प्लस आएगा। क्यों प्लस आया? सॉल्व करने के बाद आया भाई। और यहाँ पे जब प्लस था तो आपके पास कितना आया? माइनस आया। तो मेरे पास दो रिजल्ट मिल गए। इसका मतलब है कि माइनस होगा तो प्लस आएगा, प्लस होगा तो माइनस आएगा। यस, इज द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, बोथ आर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। इतना आपको पता चल गया। ओके अगर आप एनालॉग सर्किट वगैरह पढ़े होंगे तो एनालॉग सर्किट में पता आपके पास क्या होता था? एनालॉग सर्किट अगर आप पढ़े होंगे ना, तो एनालॉग सर्किट में ए लिखा रहता था, इसको बीटा लिखा रहता था, और फिर बोला रहता था आपके पास कि ट्रांसफर फंक्शन कितना होगा आपके पास। अगर आपको याद होगा तो ए एफ की वैल्यू कितनी लिखी रहती थी? ए अपॉन 1 प्लस ए बीटा। ये वहां पे बार बार हम एस नहीं लिखते थे क्योंकि हम एनालॉग सर्किट पढ़ते थे। तो ए क्या है? वही फॉरवर्ड पाथ गेन है जिसको आप जी ऑफ एस बोलते हो। 1 प्लस ए क्या है? जी ऑफ एस है। और बीटा क्या है? वही एच ऑफ एस है। और जो ये फीडबैक गेन बोलते थे यही आपके पास ट्रांसफर फंक्शन है। ये कंट्रोल सिस्टम है तो कंट्रोल सिस्टम के स्टाइल में लिखा है। एनालॉग सर्किट था तो एनालॉग सर्किट के स्टाइल में लिखा था। इसलिए एनालॉग सर्किट में भी हम यही फीडबैक गेन यूज करते हैं क्योंकि यही होता है। ए अपॉन 1 प्लस ए बीटा इज द नेगेटिव फीडबैक, रिजल्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक। ओके सर, ठीक है। अब आपके पास पॉइंट्स पे आते हैं अपन। क्या? ठीक है, अच्छे से सुनते रहना। आपको बस फास्ट मोड में बस देखते जाना है कि सर पॉजिटिव फीडबैक इज यूज फॉर डिजाइनिंग ऑफ ऑसिलेटर एंड मल्टी वाइब्रेटर। पॉजिटिव फीडबैक को हम यूज करते हैं ऑसिलेटर की डिजाइनिंग में और मल्टी वाइब्रेटर में। अगर आप ऑपरेशन एम्पलीफायर पढ़े हो तो आप इसमें ट्रिगर सर्किट वगैरह जानते होंगे जो पॉजिटिव फीडबैक पे बेस्ड था। ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बेस्ट आपके पास क्वेश्चन आते हैं गेट के एग्जाम में। ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर इज वेरी वेरी फेवरेट टॉपिक फॉर आईआईटी प्रोफेसर। जब हम ओपन के थ्रू डिजाइन करते हैं तो सब पॉजिटिव फीडबैक पे बेस्ड होते हैं आपके पास। तो पॉजिटिव फीडबैक यूज फॉर डिजाइनिंग ऑफ ऑसिलेटर एंड मल्टी वाइब्रेटर। नेगेटिव फीडबैक यूज फॉर डिजाइनिंग ऑफ एम्पलीफायर। जितना भी आप एम्पलीफायर पढ़ते हो वो सब नेगेटिव फीडबैक पे बेस्ड होता है आपके पास, जब जितना भी हम एम्पलीफायर पढ़ते हैं। इसका मतलब है कि नेगेटिव फीडबैक हम यूज करते हैं एम्पलीफायर। जैसे अगर मैं बोलूं एक एग्जाम्पल, अगर आपको ऐसे बना के दे दूं, हो सकता है आप अगर फीडबैक जानते होंगे तो थोड़ा आइडिया रखते होंगे, नहीं तो नहीं जानते होंगे तो हो सकता है उतना आइडिया नहीं रखते होंगे। वीसीसी है, ये आरसी है, ये आउटपुट ले लिया मैं वी नॉट, ये आर ले लिया, ये एमीटर रेजिस्टेंस, ये ग्राउंड कर दिया इसको, ये इनपुट डाल दिया मैं वी एस, ये आपके पास आर एस डाल दिया। अगर मैं बोलूं कि देखो आपके पास ये नेगेटिव फीडबैक है आपके पास, तो कई लोगों को समझ नहीं आएगा कि हाउ नेगेटिव फीडबैक। इसका मतलब है कि फिर हम नहीं जानते ट्रांजिस्टर के बारे में अच्छे से कि कैसे हम यहाँ पे फीडबैक की बात करते होंगे। अगर मैं बोलूँ कि ये करंट सीरीज टोपोलॉजी है तो हो सकता है कि हम नहीं जानते होंगे कि ये करंट सीरीज टोपोलॉजी है आपके पास, ये करंट सीरीज टोपोलॉजी, करंट सीरीज टोपोलॉजी। और जितने भी आप टोपोलॉजी पढ़ते हो, जितना भी टोपोलॉजी आप पढ़ते हो सब नेगेटिव फीडबैक पे बेस होते हैं। तो बाय डिफॉल्ट एम्पलीफायर्स आर बेस्ड ऑन नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। तो क्यों ऐसा होता है कि एम्पलीफायर नेगेटिव फीडबैक पे बेस होते हैं, पॉजिटिव फीडबैक पे बेस आपके पास ऑसिलेटर मल्टी वाइब्रेटर होते हैं। जब हम एम्पलीफायर की बातें करते हैं तो बहुत सारी बातें होती है वहां पे। पॉजिटिव फीडबैक डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पॉजिटिव फीडबैक जो होता है वो स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है। सर हाउ? तो आज की क्लास में अपन हाउ देखेंगे। मतलब उसके बिना तो मजा नहीं है कि जब तक आपके पास इस बात के बारे में ना पता हो कि कैसे ये डिक्रीज करता है, नेगेटिव फीडबैक स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। तो आज अपन बात करेंगे हाउ। तो ये आज यही की बात है कि हम बात करेंगे कि पॉजिटिव फीडबैक कैसे स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है, नेगेटिव फीडबैक कैसे स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। बट पॉइंट जमा कर ले रहे अपन कि भैया नेगेटिव फीडबैक स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, पॉजिटिव फीडबैक स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है। आप जो ऑसिलेटर मल्टीवाइब्रेटर बनाते हो पॉजिटिव फीडबैक से बनाते हैं, नेगेटिव फीडबैक से आप एक एम्पलीफायर की डिजाइनिंग करते हैं। जो आप फीडबैक एम्पलीफायर पढ़ते हैं, जितना फीडबैक टोपोलॉजी पढ़ते हैं, सबके सब नेगेटिव फीडबैक के बेस बातें, सबके सब। अच्छा, आज हम रिवीजन कर रहे हैं तो फिर हम छोटी मोटी बातें इधर उधर सब्जेक्ट की कर सकते हैं क्योंकि हम रिवीजन मोड में। हम ऐसा नहीं है कि हम कंट्रोल सिस्टम पढ़ रहे तो बिल्कुल डेविएट नहीं करेंगे। हम रिवीजन मोड में तो डेविएशन चलता है। डेविएशन मतलब कुछ सब्जेक्ट में इधर उधर थोड़ा बहुत घुसना चलता है। देयर इज नो इशू क्योंकि हम एक रिवीजन मोड में। ठीक है, तो ये जस्ट में एक एग्जांपल दिया था आपको। हो सकता है आप जिससे डरे ना कि सर मेरे को तो नहीं पता करंट सीरीज टोपोलॉजी, तो मतलब है कि फीडबैक टोपोलॉजी आपको नहीं आती। अगर आती होती तो आप बता देते कि करंट सीरीज टोपोलॉजी है। ठीक है, बट देयर इज नो इशू। पॉजिटिव फीडबैक इज आल्सो रिफर्ड एज रीजनरेटिव फीडबैक। ये आपके बड़े काम का चीज है, ये आपको कभी भी देख सकता है। बाकी तो दूसरे जितने एग्जाम होते हैं वहां तो बहुत बार पूछा गया कि पॉजिटिव फीडबैक इज आल्सो रिफर्ड एज रीजनरेटिव और नेगेटिव फीडबैक इज आल्सो रिफर्ड एज डीजनरेटिव। डीजनरेट करना होता है, एनर्जी को रिलीज करना होता है, और रीजनरेट करना होता है इसका मतलब है कि वो एनर्जी बढ़ते जाती है आपके पास। तो पॉजिटिव फीडबैक को रीजनरेटिव फीडबैक बोलते हैं। इंजीनियरिंग सर्विसेज में ये 2-3 बार आ चुका है, रीजनरेटिव और डीजनरेटिव फीडबैक। कई बार कंफ्यूजन होता है आपके पास। रीजनरेट करना आपके पास अगर पॉजिटिव फीडबैक है और नेगेटिव फीडबैक आपके पास डीजनरेट करना। अगर मैं ऐसा आपको कभी अगर फिगर बना के दे दूं ना कि आप अगर कभी देखोगे अंडरडैम्प्ड सिस्टम, अगर आप जब हम पढ़ेंगे, किस में पढ़ेंगे अंडरडैम्प्ड सिस्टम, टाइम रिस्पांस में। जब अंडरडैम्प्ड सिस्टम पढ़ेंगे तो उसके स्टेप रिस्पांस की जब मैं बात करूंगा तो फिगर आपके पास जो स्टेप रिस्पांस का जो होगा फिगर आपके पास एक्सपोनेंशियल के साथ साइनोसोडल वाला टर्म्स आएगा। तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि अब देखना आपके पास ये एनर्जी रिलीज होता है, पता है ये सेकंड ऑर्डर अंडरडैम्प्ड सिस्टम।
आगे पढ़ेंगे अपन रिवीजन में। जीटा की वैल्यू 0 से लेके 1 तक होता है, अंडर डैम्प सिस्टम है, ये स्टेबल सिस्टम है, ये स्टेबल सिस्टम है और डैम्पिंग सिस्टम स्टेबल होता है, सब बताऊंगा मैं। ये स्टेबल सिस्टम है, अंडर डैम्प सिस्टम है, स्टेबल सिस्टम है। और पता है ये एनर्जी आपके पास क्या करते जा रहा है, पता है, डीजनरेट करते जा रहे हैं, डीजनरेटिव फीडबैक सिस्टम। और हमेशा एक नेगेटिव फीडबैक स्टेबल सिस्टम बनाते हैं, हमेशा नेगेटिव फीडबैक जो सिस्टम होते हैं, नेगेटिव फीडबैक स्टेबल सिस्टम क्रिएट करते हैं। और नेगेटिव फीडबैक अगर स्टेबल सिस्टम क्रिएट करते हैं तो स्टेबल जो वेव फॉर्म होते हैं आपके पास ये है, तो ये आपके पास एक डीजनरेटिव फीडबैक सिस्टम, इसलिए हम नेगेटिव फीडबैक को डीजनरेटिव फीडबैक भी बोलते हैं, क्योंकि ये आपको स्टेबल प्रोवाइड करते, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर मैं स्टेबल रिस्पॉन्स बोल दूं आपके पास, किसका स्टेबल रिस्पॉन्स बोल दूं सर, जीटा की वैल्यू का ही, सी ऑफ टी, सी ऑफ टी का अगर मैं बोल दूं कि देखो आपके पास ऐसा फिगर बना हुआ है, अगर आप बहुत अच्छा जानते होंगे कंट्रोल सिस्टम, नहीं जानते होंगे तो मैं जितना रिवीजन में बताऊंगा उतनी चीज़ें बहुत काम की होगी आपकी। आप नहीं जानते होंगे बहुत सारी चीज़ें तो बताओ आपके पास, अगर मैं ऐसा फिगर बना के आपको दे दूं और बोलूं कि यार बताओ इसका जीटा कितना है, तो अगर कोई बहुत होशियार होगा तो बता देगा, नहीं तो अदरवाइज किसी के लिए टफ जाएगा कि सर मैं इसका जीटा कैसे बता दूं, सर इसका जीटा मैं कैसे बता दूं, इसका जीटा मैं कैसे बता दूं। तो फिर मैं बोलूँगा इसका जीटा होता है -1 से लेकर 0 के बीच में, इसको बोलते हैं नेगेटिव अंडर डैम्पिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको, नेगेटिव अंडर डैम्पिंग सिस्टम। और ये एक अनस्टेबल सिस्टम, अनस्टेबल सिस्टम है, फिगर से दिख रहा होगा, अनस्टेबल सिस्टम है। पता अनस्टेबल सिस्टम नॉर्मली किसके कारण बनता है, पॉजिटिव फीडबैक के कारण। और पॉजिटिव फीडबैक के कारण अगर अनस्टेबल सिस्टम है तो देखो मैग्नीट्यूड इंक्रीज होते जा रहा है, इसलिए इस टाइप के वेवफॉर्म को ये एनर्जी गेन करते जा रहा है और मैग्नीट्यूड बढ़ते जा रहा है, इसको बोलते हैं रीजनरेटिव फीडबैक, इसको बोलते हैं रीजनरेटिव फीडबैक, ये रीजनरेटिव फीडबैक। तो कभी अगर आपको डाउट आ जाए तो आपको जस्ट क्लियर है कि यार वाई रीजनरेटिव, रीजनरेट कर रहा है, एनर्जी बढ़ाते जा रहा है, अनस्टेबल सिस्टम होते जा रहा है। इसके लिए ज्यादा वरी ना करें कि सर आप कैसे बोल दिए सर कि ये एक आपके पास नेगेटिव अंडर डैम्प सिस्टम है, जब किसी को अच्छा आता होगा उसकी बात की हम, ठीक है। अभी तो मेरे लिए टर्मोलॉजी इंपॉर्टेंट थी कि यार ये टर्मोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, ये जो दिख रहा है आपके पास इसको क्या बोलते हैं, तो बोले सर ये तो स्टेबल सिस्टम है, एनर्जी को क्या कर रहा है, डीजनरेट करते जा रहा है, रिलीज करते जा रहा है, इज द डीजनरेटिव फीडबैक, डीजनरेटिव फीडबैक। तो टर्मोलॉजी कभी कभी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हम कैसे सोचते हैं, ठीक है। तो स्टेबिलिटी से रिलेटेड है, तो स्टेबल सिस्टम आपके पास डीजनरेटिव होगा, अनस्टेबल सिस्टम रीजनरेटिव होगा, अनस्टेबल पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम होता है, स्टेबल सिस्टम नेगेटिव फीडबैक होता है नॉर्मली। ये सब बातें अभी हम स्टेबिलिटी की बात आज करने वाले भी है। इफ देयर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द फीडबैक देन बाय डिफॉल्ट वी विल कंसीडर नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। अगर कोई फीडबैक की बात करना भूल गया, वो नहीं बताया हमको कि यार मेरे पास फीडबैक कौन सा, नेगेटिव फीडबैक है कि पॉजिटिव फीडबैक है, तो मेरा ट्रांसफर फंक्शन बाय डिफॉल्ट नेगेटिव फीडबैक होगा और g/1 + gh होगा बाय डिफॉल्ट, इतना नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, अगर कोई धोखे से भूल गया। इफ देयर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द फीडबैक एलिमेंट देन बाय डिफॉल्ट वी विल कंसीडर द यूनिटी फीडबैक सिस्टम। अगर इसका मतलब है कि अगर मेरे पास ऐसा हो गया, कैसा हो गया, अगर मेरे पास ऐसा हो गया कि कोई मेरे को ये नहीं बता रहा है, क्या नहीं बता रहा है, फीडबैक एलिमेंट के बारे में नहीं बता रहा है, ये तो जी ऑफ एस है और ये आपके पास हो गया यूनिटी फीडबैक, क्योंकि एच ऑफ एस के लिए 1 है। जब जैसे डायरेक्ट कनेक्ट कर दे तो ये आपके पास हो गया आर ऑफ एस, ये डायरेक्ट कनेक्ट कर दिए, ये सी ऑफ एस हो गया, ये एच ऑफ एस की वैल्यू 1 है इस फिगर में, एच ऑफ एस की वैल्यू कितना है, 1 है। जब 1 होता है तो आप लिखते भी नहीं हो, सीधे ही कनेक्ट कर देते, इसको बोलते हैं आपके पास नेगेटिव फीडबैक है तो नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम, तो नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम, यूनिटी फीडबैक सिस्टम। अच्छा, अब एच ऑफ एस की वैल्यू 1 है तो अब ट्रांसफर फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, ट्रांसफर फंक्शन का वैल्यू होगा CLTF की वैल्यू जो होगी वो कितना था, g/1 + GHS था, लेकिन एच ऑफ एस की वैल्यू तो 1 है तो g/1 + g, सिंपली एस के बिना लिखूंगा तो g/1 + g लिख दूंगा, ये इज अ नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम। इसका मतलब अगर कोई फीडबैक एलिमेंट के बारे में कुछ भी नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट कितना होगा सर, बाय डिफॉल्ट 1। अगर आपको लिखना है, देखो ये r है, यस सर, ये कितना है, c है, यहाँ कितना बचा सर, r - c बचा, r - c को मल्टीप्लाई करोगे g से तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, c की वैल्यू फिर से लिखो, देखो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, r - c, ब्रैकेट में s हटा दिया मैंने, नहीं लिखना होता है, हमको नहीं लिखना, फटाफट सॉल्व करना है। देखो g से मल्टीप्लाई किया, ये तरीका बड़ा काम आएगा, अभी देखते जाना आप, rg - cg, c के साथ इसको लाओ 1 + g करो और ये हो गया rg, बताओ c/r का आंसर कितना आ गया। ये तरीका आपके पास ऐसे ही सोचना चाहिए जब आप कंट्रोल सिस्टम पढ़ते हैं, g/1 + g, आपको तुरंत लिखते आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इतने डिपेंडेंट हो गए कि आपको सिर्फ रिजल्ट याद रखना है और आप लिख नहीं सकते 10 सेकंड की चीजें। ये सी था, ये आर था, r - c किए और जी से मल्टीप्लाई कर दिए और इक्वल टू सी लिख दिए। स्टाइल, ये हमेशा गुड स्टाइल माना जाता है। जब आप कंट्रोल सिस्टम को डील करते हो तो गुड स्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये गुड स्टाइल है आपके पास, दिस वन
ऐसा लिखते आना चाहिए। हर चीज को रिजल्ट रिजल्ट मत करो आप, है ना। रिजल्ट रिजल्ट करने से सिर भारी हो जाएगा। एक ही सब्जेक्ट के रिजल्ट इतने हो जाएंगे कि 10 सब्जेक्ट का बोझ नहीं ले पाओगे। एक टीचर को छोड़ दो, एक टीचर डिफरेंट होता है, आप एक स्टूडेंट हो, और अगर 2-4% स्टूडेंट को छोड़ दिया जाए तो उनको भी छोड़ दिया जाए जो ब्रिलियंट होते हैं, लेकिन पब्लिक जो होती है 95% पब्लिक, वो इतने हजारों रिजल्ट के साथ एग्जाम में एंट्री नहीं कर सकती है। इस बात को भी अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं बोल रहा था आपके पास कि अगर बाय डिफॉल्ट अगर आपके पास अगर कोई फीडबैक नहीं दिया तो नेगेटिव फीडबैक, अगर कोई फीडबैक एलिमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया तो यूनिटी फीडबैक सिस्टम। सबसे ज्यादा आपको जो देखने को मिलता है मोस्टली यूज द नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम फॉर डिजाइनिंग एंड एनालिसिस ऑफ कंट्रोल सिस्टम। ये एक ऐसा कुछ कोई पूछता नहीं है, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या पता आपके पास कि जितना भी आप कंट्रोल सिस्टम पढ़ोगे आपको नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम दिखेगा। जितना भी कंट्रोल सिस्टम पूरे 10-11 चैप्टर पढ़ोगे उसमें से कितना परसेंट पता है? मोर देन 90% आपको नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम मिलने वाला है, पहले चैप्टर से लेकर 11वें चैप्टर तक। क्या मिलने वाला? नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम। लेकिन 90%, 10% में आपके पास फीडबैक एलिमेंट दिया रहेगा, पॉजिटिव फीडबैक की भी बात होगी, तो बाकी सब 10% में बाकी सब चीज आ जाती है। 90% में क्या होने वाला है? नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम, जिसका आंसर क्या होता है? G/1+G, बार बार ब्रैकेट में S बोलने की नीड नहीं है, वो है उसके अंदर में, बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट आपके पास ये देखने को मिलता है, और सबसे ज्यादा आपके पास सूटेबल ये सिस्टम ये होता है आपके पास। हम आराम से डिजाइन कर लेते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स सर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैं कंट्रोल सिस्टम जब पढ़ रहा हूं तो मैं किसी लैब में नहीं हूं। मैं एक ऐसा एस्पिरेंट हूं जो अपने यूनिवर्सिटी का एग्जाम निकालना चाहता है। मैं एक ऐसा एस्पिरेंट हूं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा करना चाहता है। मैं एक ऐसा एस्पिरेंट हूं जो पब्लिक सेक्टर के एग्जाम में अच्छा करना चाहता है। जिस दिन मैं ये सब निकाल लूंगा, तो जब मैं प्रैक्टिकल जाऊंगा किसी इंडस्ट्री में काम करने, तो वहां सच में यूनिटी फीडबैक नहीं होगा, वहां पे मैं यूज करूंगा। लेकिन आज मैं किसी लैब में नहीं हूं, आज मैं किसी इंडस्ट्री में वर्क नहीं कर रहा हूं, आज मैं एक एस्पिरेंट हूं। और जब एक एस्पिरेंट होता है तो उसका मैथमेटिकल अप्रोच अच्छा होना चाहिए, तो वो एग्जैक्टली इंडस्ट्री के स्टाइल का नहीं हो सकता है। और मैथमेटिकल अप्रोच आसान होने के लिए यूनिटी फीडबैक बोलने से चीजें बड़ी आसान हो जाती है, मैथ्स का एनालिसिस करना आसान हो जाता है। तो इसलिए पूरे कंट्रोल सिस्टम में आपको मोर देन 90% नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम बाय डिफॉल्ट दिखने वाला है। ओके ओके, चलो। तो हम बात करना चालू किए थे कि यार रीजनरेटिव होता है, डिजनरेटिव होता है आपके पास, और कुछ बातों को हाउ करके छोड़ दिए। इसका मतलब ये नहीं कि सर कैसे, आज ही पता करेंगे अपन की कैसे, आज ही, ठीक है। तो ये मेरे पॉइंट्स थे कुछ कुछ जो आपको मैं बताया। अब आपके पास ना एक टर्मोलॉजी सुनते होंगे, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, बड़ा ही पॉपुलर टर्मोलॉजी है, कंसेप्ट ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शंस। कि हम जब ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शंस की बात करते हैं तो क्या होता है? ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में पता है आपके पास ये जी है, अगर मैं ये जो लूप है इसको ब्रेक कर दो, ब्रेक ओपन या डिस्कनेक्ट कर दो, तो पता है ये जी और एच सीरीज में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जी के साथ एच मल्टीप्लाई हो जाएगा, जी एच हो जाएगा। बोला जाता है आपके पास कि यार जब आप एक क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन से एरो था लेकिन डिस्कनेक्टेड, जब डिस्कनेक्ट कर दिए तो जी और एच का आपके पास जो प्रोडक्ट है इसको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ट्रांसफर फंक्शन तो है लेकिन मल्टीप्लाई किया तो ओपन लूप है, लूप ओपन हो गया। तो आपके पास एक क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या है? CLTF की वैल्यू क्या है सर? CLTF की वैल्यू जो है वो C/R है। कभी कभी मैं ब्रैकेट में एस लिखते जाऊंगा, मन नहीं करेगा तो नहीं लिखूंगा। ये ट्रांसफर फंक्शन क्या रिजल्ट था सर? G/S अपॉन 1+G/S इंटू H/S। अब देखो ध्यान से देखो इस जगह पे, क्या ध्यान से देखो सर, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर होता है ट्रांसफर फंक्शन, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। ये अब डिनोमिनेटर में क्या है सर? 1+GHS है। हम बोल रहे कि 1+GHS है, जी और एच। जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है जी और एच, ये पता है जी और एच का जो प्रोडक्ट है, जी और एच का प्रोडक्ट है, इसको OLTF बोला जाता है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। इसको क्या बोला जाता है? CLTF सर। दिस इज द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, दिस वन इज द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ये अगर मैं लूप को ओपन कर दूं तो जी और एच का प्रोडक्ट आपके पास, इसको कभी कभी लूप गेन भी बोला जाता है, ओपन लूप गेन या सिंपली लूप गेन भी लिखते हैं। एनालॉग सर्किट में तो लूप गेन बहुत ज्यादा बोलते हैं। आप एनालॉग सर्किट में अगर बोलोगे तो ए बीटा लिखते थे वहां पे, ए बीटा एनालॉग सर्किट, ऐसा थोड़ा सा यूज भी कर ले रहा हूं बाकी सब्जेक्ट को। एनालॉग सर्किट में आप ए बीटा बोलते थे और वहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होता था ए बीटा, इज द लूप गेन। यहाँ पे जी और एच का प्रोडक्ट एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, जी और एच का प्रोडक्ट इज द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। अच्छा, पूरे अगर मैं पूरे कंट्रोल सिस्टम की बात करूं, जितना भी आगे पढ़ेंगे, रूट लोकस, बोडे प्लॉट, पोला प्लॉट, नाइकिस प्लॉट, जितनी भी हम बातें करते उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। कई बार पूरा कंट्रोल सिस्टम पढ़ने के बाद एक स्टूडेंट को यह नहीं पता होता है कि यार व्हाई ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज सो पॉपुलर एंड इंपॉर्टेंट, व्हाई। आप ध्यान से देखो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या है सर? डिनोमिनेटर की इक्वेशन, डिनोमिनेटर इक्वल टू क्या हो गया सर? 1+GHS। तो अगर मैं बोलूं कि यार डिनोमिनेटर है क्या, डिनोमिनेटर की इक्वेशन जो है वो क्या है, बोले सर 1+
जी ऑफ एस और एच ऑफ एस। अच्छा, कभी कभी हम क्या करते हैं, बार बार ब्रैकेट में एस नहीं लिखते, दोनों मिला के एस लिख देते हैं। बोथ आर करेक्ट, यस, दोनों को एक साथ लिख दिए, ब्रैकेट में एस बाद में लगा दिए। 1 प्लस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हो गया डी ऑफ एस। अच्छा, जो डी ऑफ एस इसके रूट्स क्या होंगे, किसी डिनोमिनेटर के रूट्स को क्या बोलते हैं सर, पोल्स बोलते हैं। किसके पोल्स होंगे सर, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के, तो पोल्स ऑफ CLTF होगा, क्योंकि जो न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर थे ये जीरोस होते हैं, अभी हम बात करेंगे, और ये डिनोमिनेटर के रूट्स होते हैं, पोल्स होते हैं, तो पोल्स ऑफ CLTF होगा। बट पोल्स किस पे डिपेंड कर रहे हैं सर, डी ऑफ एस जो 1 प्लस GHS है। तो ध्यान से देखो कि जो रूट्स है आपके पास डी ऑफ एस के, वो फंक्शन ऑफ 1 प्लस GHS है, मतलब OLTF पे डिपेंडेंट है। तो पोल्स ऑफ CLTF, ये जो पोल्स है CLTF के, यही कंट्रोल सिस्टम है। पोल्स ऑफ CLTF पता है फंक्शन किसका, पता है फंक्शन किसका फंक्शन है सर, 1 प्लस GHS का, 1 प्लस GHS का। और ध्यान से लिखा जाए तो इसको अगर मैं और तरीके से लिखूं तो 1 तो ठीक है, फंक्शन GHS का है, 1 प्लस GHS में GHS ही मेन है, 1 तो ऐड हो रहा है GHS का फंक्शन से। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स पता करना है, क्यों भैया, पोल्स पता करके क्या कर लोगे, अरे पोल्स सब कुछ होता है, कैसे होता है, या तो आप जानते होंगे या तो मैं बताऊंगा तो जानोगे। तो जो पोल्स ऑफ CLTF होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये इस पर डिपेंड करता है, और सिर्फ इसकी हेल्प से हम पूरे क्लोज सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन अपडेट कर सकते हैं, परफॉर्मेंस अपडेट कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि गुड डिजाइनिंग कैसे क्रिएट की जा सकती है। तो पोल्स ऑफ ओपन लूप क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन जो है वो GHS पे डिपेंड करता है, और GHS पे अगर डिपेंड कर रहा है तो G और H का जो प्रोडक्ट है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर इसके बारे में बिहेवियर पता है तो 1 प्लस GHS का बिहेवियर पता होगा, 1 प्लस GHS के बारे में पता है तो इसके पोल्स के बारे में पता होगा, और पोल्स ऑफ CLTF पता है तो पूरे क्लोज सिस्टम का आपको एक गुड आइडिया होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, इतना हम बात करना चालू कर दिए कि ठीक है सर, OLTF सर G और H का प्रोडक्ट होता है। बट अभी मैं बोल रहा था 90% केसेस में क्या होता है, अभी मैं बोल रहा था कि 90% केसेस में क्या होता है, मोर देन 90%, इवन 90% केसेस में क्या होता है सर, 90% केसेस में होता है ये कि मेरे पास नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम होता है। ये देखो, ये R ऑफ S है, सिर्फ R लिखने से भी मेरा काम चल जाता, तो ऐसा नहीं है कि मेरे को S लगाना ही है। जब बहुत फास्ट मूड में हो और मेरा मूड नहीं है S लिखने का तो बिना S के भी लिख सकता हूँ। ये नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम, देखो नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम, ये C ऑफ S लिखूंगा या सिंपल C लिखूंगा तो चल जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास अगर मैं ट्रांसफर फंक्शन की बात करूँ तो C बाई R की वैल्यू कितना आ गया सर, G अपॉन 1 प्लस G आ गया, क्योंकि H की वैल्यू 1 है। या मैं बोलूँ कि ट्रांसफर फंक्शन, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन C बाई R G ऑफ S अपॉन 1 प्लस G ऑफ S। अब मेरे को बताओ कि यार नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम के केस में तो H की वैल्यू 1 होती है। अभी थोड़ी देर पहले तो आप डिफाइन किए कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है सर, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन तो बताया ना सर, G और H का प्रोडक्ट होता है। लेकिन यूनिटी फीडबैक सिस्टम जो होता है, नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम, जिसमें 90% केसेस में हम पूरा कंट्रोल सिस्टम पढ़ते हैं, उसमें तो H ऑफ S की वैल्यू 1 होगी, तो G ऑफ S को अपन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन बोल देंगे। बिल्कुल, मतलब 90% केसेस में आप G ऑफ S को ओपन लूप 90 मतलब मिनिमम 90, 95, 96% होता है, लेकिन 90 बोला मैं। 90% केसेस में तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन G ऑफ S को बोल देंगे, जो उसको फॉरवर्ड पाथ गेन बोलते थे अपन, जो किससे मिलकर बना था, कंट्रोलर और एक प्रोसेसर के गेन से मिलकर बना होता था। ओके, तो इसी को तो मैं ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन बोल दूंगा। तो अब मेरे पास क्या होने वाला है कि सर मेरा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, तो अगर मैं बोलूं कि मेरा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, देखो CLTF क्या होगा, CLTF क्या होगा, CLTF क्या था, ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू क्या थी सर, G ऑफ S अपॉन 1 प्लस G ऑफ S। और बहुत ध्यान से देखा जाए तो G ऑफ S क्या है, OLTF, तो बोला जाता है OLTF अपॉन 1 प्लस OLTF। ये तो इसको बहुत ही अच्छा माना जाता है कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि CLTF इक्वल टू OLTF अपॉन 1 प्लस OLTF। लेकिन इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज, इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या, कंडीशन किस बात पे बेस्ड है सर, कंडीशन इस बात पे बेस्ड है, ये जो रिजल्ट है एक तो नेगेटिव फीडबैक है, यस नेगेटिव फीडबैक तो हम हर जगह बात करते ही है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है सर, यूनिटी फीडबैक है, यूनिटी फीडबैक। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो रिजल्ट है ये जो वैलिड फॉर नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव यूनिटी, वैलिड फॉर नेगेटिव यूनिटी फीडबैक, NUFB, नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम के लिए वैलिड होता है दिस रिजल्ट। और अच्छा, मैं तो 90 बोला हूं, 90 से ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी अपन 90 फोकस करते हैं। 90% केसेस में नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम रहता है, इसलिए हम CLTF OLTF अपन 1 प्लस OLTF चिल्लाते रहते हैं। 10% केसेस में नहीं होगा भाई साहब,
लेकिन 90% केसेस में बात होगी और 90% बहुत बड़ा केस होता है, इसलिए हर जगह अपन ऐसी बातें करेंगे कि CLTF इक्वल टू OLTF ऑन 1 प्लस OLTF। कई बार कोई CLTF देगा और OLTF पूछ लेगा तो अपन निकाल लेंगे CLTF इक्वल टू OLTF ऑन 1 प्लस OLTF, वो बोलेंगे कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम? कैलकुलेट कर सकते हैं कि CLTF दिया तो OLTF की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लिए, CLTF दिया तो किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लिए? OLTF की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। अच्छा, ओके, तो इस टाइप की बातें की जा सकती है, ठीक है। चलो मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं, 2023 इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन दिखा रहा हूं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 लिया मैं, ठीक है। मैं एक ऑर्डरिंग डिसाइड करने में मेरे को टाइम लगा, 24 घंटे लग गए मेरे को ऑर्डरिंग डिसाइड करने में कि किसकी बातें क्या करना चाहिए, क्योंकि रिवीजन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सोच पे भी डिपेंड करता है कि आप कैसे सोचते हो और कैसे फास्ट भागते भी हो, मोमेंटम भी मेंटेन करना है। जैसे 2023 का इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन था कि एक ओपन लूप डीसी गेन है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रीड करना है, कंट्रोल सिस्टम का मजा है क्वेश्चन को रीड करने का। अगर आप बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हो तो क्वेश्चन का मजा लो। ओपन लूप डीसी गेन ऑफ ए यूनिटी फीडबैक सिस्टम विद क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, बोला आपको बताना है ओपन लूप डीसी गेन ऑफ ए यूनिटी नेगेटिव फीडबैक सिस्टम का। अच्छा, यूनिटी नेगेटिव फीडबैक सिस्टम ये आपको दिया रहता है, ये आपके पास नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है, नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम, या आप यूनिटी पहले बोल सकते हो, यूनिटी नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, नेगेटिव फीडबैक एक ही बात है, यूनिटी नेगेटिव फीडबैक या नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम, ठीक है। इसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया, लेकिन मेरे को तो डीसी गेन चाहिए और वो भी ओपन लूप का चाहिए। तो जब आपके पास ओपन लूप डीसी गेन बोला गया, इसका मतलब है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का डीसी गेन बोल रहा है, ओपन लूप डीसी गेन, ओपन लूप डीसी गेन, तो ओपन लूप गेन बोल रहा है एक्चुअली, लेकिन डीसी गेन बोल रहा है, ध्यान से देखना भी। अब मेरे पास क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया है, पता क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन जब दिया रहता है तो टी ऑफ एस की वैल्यू, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन जब आपके पास है इधर CLTF, तो आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम में क्या होता है सर, G/1 प्लस जी होता है, बिल्कुल सही। और इसी को तो क्या बोलते हैं, जी को क्या बोलते हैं सर, OLTF सर, तो OLTF/1 प्लस OLTF, CLTF की वैल्यू OLTF/1 प्लस OLTF। अच्छा, अगर मेरे को सर CLTF मेरे को पता है और मेरे को अगर OLTF निकालना है तो मैं निकाल सकता हूँ। ये CLTF की वैल्यू कितना है, S+4/S² प्लस 7S+13 ये, और ये आपके पास है G/1 प्लस G/s, इतना ही है। यस सर, दिस वन, ये S+4/S² प्लस 7S+13 है, G/1 प्लस G। अब मेरे पास दो तरीके हो सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इसलिए देयर इज नो इशू, क्रॉस मल्टीप्लाई करके G निकाल लेंगे। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ये न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर है, और अगर मेरे को G निकालना है तो मैं न्यूमरेटर को वही रहने देता हूँ, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर कर देता हूँ तो भी G निकलेगा। तो G निकालने का तरीका, न्यूमरेटर को सेम रखो तो G सेम आ जाएगा, और डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में से अगर न्यूमरेटर माइनस कर दोगे तो G कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, तो होगा क्या पता है, 1 प्लस G में से G माइनस किए तो 1 ही बचा, तो फिर आंसर आपके पास G बच गया। न्यूमरेटर कितना है, S+4 है, S+4 न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर ये पूरा, उसमें से S+4 और माइनस कर दो तो S² तो रहेगा 7S की जगह 6S हो जाएगा, और 13 - 4 करोगे तो 9 हो जाएगा। पता है आपके पास ये क्या आ गया, पता है G आ गया। इसका मतलब है G/s की वैल्यू आ गई, देखना ध्यान से, ये G/s की वैल्यू आ गई, और इसी को आप ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन बोलते हो। हर कोई बोलता है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालो तो मेरा आंसर ये आ जाता है, S+4/S² प्लस 6S+9, ये मेरा आंसर आ गया। अच्छा, कोई बोल सकता है कि सर आप तो, सर आपका तरीका नॉर्मली ऐसा होता नहीं, आप तो थोड़ा आराम से बताते रहते हो, रिवीजन है। तो मैं बोला कि कोई बहुत फास्ट मोड में मैथमेटिक्स अप्लाई करना चाहता तो ये तरीका है, बट ऐसा नहीं है कि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। अगर किसी को ये बहुत अच्छा लग रहा है, आता है उसको तो ठीक है, अच्छा लग रहा है तो भी ठीक है, लेकिन आप हमेशा बेसिक में रहे कि अगर आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है तो आप वैसा ना करें। मतलब S+4 था, S² प्लस क्या था, 7S प्लस कितना था सर, 12 था सर, ऐसे था, यस 13 था, 13 था, और इसकी वैल्यू कितना था, G/1 प्लस G, ब्रैकेट में S है, यस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो देखो S² G का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो S² प्लस 7S प्लस 13 में G आ गया, ओके, और 1 प्लस G इधर आ गया, तो S का मल्टीप्लाई किया तो S प्लस SG हो गया ये, और फिर 4 का मल्टीप्लाई किया तो 4 प्लस 4G हो गया। ध्यान से देखा जाए तो ये S+4 है और ये S+4 इंटू G हो गया, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते थे डायरेक्ट। तो अब आपके पास G को इस साइड लेके आ जाओ तो S² प्लस 7S प्लस 13 है, और उधर से जो S+4 इधर आएगा तो -S और -4 के साथ आएगा, बट इधर जो बचा है वो S+4 बचा हुआ है, ये ऐसा बचा है। यहां से मैं निकाल के ले जाऊं यहाँ पे, तो बताओ आपके पास G की वैल्यू कितना आ गया सर, G की वैल्यू आ गया, इधर बचा S+4, उधर क्या बचा
सर 7 में से s गया तो 6 बचा, 30 में से 4 गया तो 9 बचा, तो एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 9 आ गया। ये हम पहले लिख चुके थे डायरेक्ट। अच्छा, ये तो हो गया ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। अब हमसे क्या पूछ रहा है, डीसी गेन पूछ रहा है। जब कोई डीसी गेन पूछता है तो हम बोल देते हैं कि डीसी आपके पास, डीसी मतलब फ्रीक्वेंसी जीरो, एस की वैल्यू जीरो। तो बड़े हम आराम से बोल देते हैं कि डीसी गेन मेरे को फाइंड आउट करना है तो एस की वैल्यू जीरो पुट कर दो। तो जैसे मेरे को डीसी गेन कोई बोल रहा है कि फाइंड आउट करो, तो हम बोल देते हैं कि यार क्या करो पता है, जो जी ऑफ एस था ना उसमें एस की जगह जीरो पुट कर दो। अब जीरो पुट कर दिए अपन, तो कितना हुआ, 0 प्लस 4, 4 आ गया, 0 प्लस 9 तो 4/9 आ गया। और आप चिल्ला के बोले कि सर आंसर 4/9। अलग बात है कि आंसर 4/9 सही है, आंसर 4/9 सही है ये। लेकिन अभी अभी इंपॉर्टेंट था कि सर डीसी गेन एक टर्म आ गया। अच्छा, डीसी गेन पूरे कंट्रोल सिस्टम में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी होता है। इतना आसान भी नहीं होता कि जितना एस इक्वल टू जीरो पुट कर दिए। जब आप डीसी गेन की बात करते हो तो पता है, जब मैं टाइम रिस्पांस पढ़ाऊंगा तो उसमें जितने भी एरर कोफिशिएंट होंगे, पोजीशन एरर कोफिशिएंट, वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट, एक्सेलरेशन एरर कोफिशिएंट, सब डीसी गेन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द सिस्टम। जब मैं बॉडी प्लॉट पढ़ाऊंगा तो बॉडी प्लॉट का जो गेन होता है, बॉडी प्लॉट का जो गेन होता है वो डीसी गेन आप ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है, क्योंकि हम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए फ्रीक्वेंसी रिस्पांस बनाते हैं आपके पास एक लॉगरिथमिक पेपर में, उसी को बॉडी प्लॉट बोलते हैं। वहां पे जो हम गेन फाइंड आउट करते हैं बॉडी प्लॉट में, वो भी डीसी गेन होता है। बट पूरा कंट्रोल सिस्टम पढ़ते पढ़ते बहुत सारी बातें क्लियर हो जाती है। बट फिर भी मैं 2 मिनट लूंगा डीसी गेन के लिए, कि अगर मैं आपसे बोलूं कि यार मेरे को डीसी गेन की बात करना है और एग्जाम्पल लेना चालू किया कि यार ये देखो आपके पास ये जी एच एस इक्वल टू है, ये आपके पास है 10/s+1। अगर मैं बोलूं कि बताओ डीसी गेन कितना होगा इसका, डीसी गेन आप OLTF कितना होगा, तो आप बोलोगे सर डीसी गेन आप OLTF निकालना है तो आप एस इक्वल टू जीरो पुट कर दिए, एस इक्वल टू जीरो पुट कर दिए, तो आंसर कितना आ गया, 10/0+1। तो आंसर कितना आ गया सर, 10 आंसर आ गया। बिल्कुल सही बात है। एग्जाम्पल में अगर मैं बोला कि देखो यार GHS की वैल्यू 10/s+1 और मैं बोला मेरे को डीसी गेन चाहिए, डीसी गेन आप OLTF, और आप बोल रहे हो कि सर मैं GHS में एस की वैल्यू जीरो पुट कर देता हूँ। अब एस की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो कितना आ जाएगा सर, 10/0 और 0+1 1, तो 10/0 इन्फानेट। बट आंसर गलत है। आंसर गलत इसलिए भी कि डीसी गेन कभी इन्फानेट नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। तो मैं सबसे पहले तो बात करता हूँ कि किसी का गेन इन्फानेट नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। डीसी गेन आप फाइंड आउट कर रहे हो, निकले चाहे ना निकले, लेकिन नॉट पॉसिबल। क्या इन्फानेट को होना पॉसिबल नहीं है, डीसी गेन कभी भी इन्फानेट नहीं हो सकता, नेवर। अच्छा, तो सर ये तो मैथमेटिकली इन्फाइनाइट है, इसलिए क्योंकि हमको डीसी गेन के बारे में आइडिया नहीं है। पता आपके पास जब कोई भी पोल्स ओरिजिन पे नहीं था ना, तो ये एक्चुअली टाइप जीरो सिस्टम था, इसलिए डायरेक्ट एस इक्वल टू जीरो पुट कर दिया। यहाँ पे देखो एक 1 पोल है, इसका मतलब जितने पोल ओरिजिन पे है पहले एस का मल्टीप्लाई करते। तो अगर मेरे को यहाँ पर डीसी गेन निकालना होता, अच्छा अभी तो मैं बहुत सारी बातें करूंगा कंट्रोल सिस्टम में, अगर डीसी गेन आप OLTF यहाँ पे निकालना होता तो पता क्या होता, लिमिट एस टेंस टू जीरो हम पुट करते, लेकिन पहले क्या करते पता है, एस को मल्टीप्लाई करते GHS से। जब मैं एस को मल्टीप्लाई करता GHS से तो एस कैंसिल आउट होता और फिर आंसर 10 आ जाता, और आंसर 10 सही है, पता है इन्फाइनाइट गलत था। इवन अच्छा, इसलिए भी नया लग सकता है क्योंकि आप डीसी गेन अगर जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो फिर नया लग सकता है। ये 10 अगर एस स्क्वायर होता, पता है आपके पास आगे चल के मैं इसको टाइप 2 सिस्टम बोलने वाला हूँ, इसको टाइप 1 बोलने वाला हूँ, इसको टाइप 0। तो सबसे आसान सिस्टम टाइप 0 होता है। आपको लगता है आपको बहुत आता है, एस जीरो पुट कर दो, सही बात भी, आंसर सही था। लेकिन आप हर जगह इसकी वैल्यू जीरो नहीं पुट कर सकते हो। ये जैसे टाइप 2 सिस्टम है, पता है इसका डीसी गेन की अगर वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, इसकी वैल्यू अगर मेरे को फाइंड आउट करना है तो डीसी गेन ऑफ OLTF अगर मेरे को फाइंड आउट करना है तो पता क्या होगा, अभी थोड़ी देर पहले लिमिट एस टेंस टू जीरो पुट किए थे, यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट एस टेंस टू जीरो, यहाँ पे लिमिट एस टेंस टू जीरो लेकिन एस मल्टीप्लाई, यहाँ पे लिमिट एस टेंस टू जीरो लेकिन एस स्क्वायर मल्टीप्लाई। जब मैं एस स्क्वायर का मल्टीप्लाई करूंगा तो एस स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और फिर से आंसर 10 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है भाई साहब कि इसका डीसी गेन भी 10 है, इसका डीसी गेन भी 10 है और इसका डीसी गेन भी 10 है, तीनों का डीसी गेन 10 है। जबकि इसमें कोई पोल ओरिजिन पे नहीं, इसमें एक पोल ओरिजिन पे, इस पे 2 पोल्स ओरिजिन पे। तो इतनी छोटी स्टोरी नहीं होती डीसी गेन की जितना कुछ लोग सोचते होंगे, जिनको नहीं आता होगा वो सोचते होंगे कि एस इक्वल टू जीरो। किस्मत वाले होते हैं, वो किस्मत वाले होते हैं कि वो एस इक्वल टू जीरो पुट करके सही आंसर ला लेते हैं। उनको ये बात नहीं पता होती है कि वो इसलिए किस्मत वाले हैं क्योंकि वहां पे कोई पोल ओरिजिन पे नहीं था। तो कभी कभी किस्मत तो किस्मत होती है, इसका मजा है अपना। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के, क्वेश्चन भी लिए हम लोग। नया आपके पास हम बात करते हैं सेंसिटिविटी की बात करते हैं। नया मैं जो बात करने वाला हूं वो मैं बात करने वाला हूं सेंसिटिविटी की। जब भी मैं सेंसिटिविटी की बात करता हूं तो एक मैथमेटिकल टर्मोलॉजी है सेंसिटिविटी, कि अगर आपका कोई फंक्शन है वो किसी पर डिपेंडेंट है, आपका एक फंक्शन जो है वो किसी पर डिपेंडेंट है, तो अगर आप उसमें कुछ वेरिएशंस कर रहे हो, जैसे एक नेटवर्क, इलेक्ट्रिक नेटवर्क, और आप एक वोल्टेज निकालें और इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस, और कोई रेजिस्टेंस अगर वेरिएबल है,
तो मैं सेंसिटिविटी ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू आर फाइंड आउट करने जा सकता हूं। बस मेरे को देखना रहेगा कि आर में चेंज करने से वी में क्या चेंज हो रहा है। तो हम दुनिया में कहीं पे भी सेंसिटिविटी की बात कर सकते हैं जहां पे भी वेरिएशंस की बात हो रही है। ये कंट्रोल सिस्टम का टॉपिक नहीं है। ये दुनिया में किसी भी मैथमेटिकल जगह पे और किसी भी सब्जेक्ट में बात की जा सकती है सेंसिटिविटी की। ये कंट्रोल सिस्टम का टॉपिक नहीं है सेंसिटिविटी टर्म, क्योंकि हम चेंजेस की बात करने वाले कि अगर ए फंक्शन ऑफ बी है तो आपके पास सेंसिटिविटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी ऐसा होता है, ए ऊपर है बी नीचे, तो ए में चेंजेस बिकॉज ऑफ बी चेंजेस, तो चेंज इन ए बिकॉज ऑफ द बी चेंजेस, ये होता है आपके पास सेंसिटिविटी। क्यों बात कर रहे हैं सर सेंसिटिविटी की इस चैप्टर में और कंट्रोल सिस्टम में? बिकॉज जब हम ट्रांसफर फंक्शंस की बात कर रहे थे टी ऑफ एस, तो कितना आंसर था नेगेटिव फीडबैक सिस्टम का आंसर सर जी अपॉन 1 प्लस GHS HS, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम का आंसर। यूनिटी फीडबैक नहीं लिया, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम लिया। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम का रिजल्ट लिख रहे हैं ये सर जी अपॉन 1 प्लस GHS। अच्छा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ सर? बिना एस के भी लिख सकते हो सर, जी अपॉन 1 प्लस GHS। कोई दोनों में डिफरेंस नहीं। जब आपको सब पता होता है तो आप हीरो होते हो और फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जब नहीं पता होता है तो एस का ना लिखना गलत हो जाता है। जब सब कुछ पता होता है तो फिर आपको एस लिखना है ना ही लिखना है, ये कुछ भी इंपैक्ट नहीं डालता है जब आपको सब आता है। मेरे को देखो ट्रांसफर फंक्शन मेरा जो है वो 2 पैरामीटर पर डिपेंड कर रहा है। अगर ध्यान से देखा जाएगा तो ट्रांसफर फंक्शन मेरा 2 पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है, जी पे और एच पे। इसका मतलब जी में चेंजेस करने से जो टी में चेंजेस होगा वो मैं डिफाइन कर सकता हूं। तो मैं सेंसिटिविटी 2 तरीके से डिफाइन कर सकता हूं। यहाँ पे क्या क्या 2 तरीके से कि सेंसिटिविटी अगर मेरे को लिखना है तो टी में चेंजेस बिकॉज ऑफ जी, ये एस टी जी, और टी में चेंजेस बिकॉज ऑफ एच। तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटी। ये पहली पॉसिबिलिटी कि ट्रांसफर फंक्शन में क्या चेंजेस होगा, मतलब क्लोज लूप सिस्टम में क्या चेंजेस होगा ट्रांसफर फंक्शन में अगर मैं जी में चेंज कर रहा हूं या एच में चेंजेस कर रहा हूं। अगर कोई फंक्शन 3 पे डिपेंड कर रहा है, एक्स वाई जेड पे, अगर u इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है तो u की सेंसिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू x, u की सेंसिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू y, u की सेंसिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू z बात की जा सकती है जितने पैरामीटर पे डिपेंडेंट। अच्छा, ये सुनने में तो मैथमेटिकल टर्म तो है सेंसिटिविटी, बात कर लिया इतना में। अब इसकी जब सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कंट्रोल सिस्टम में तो हम मैथ्स की भी बात करेंगे, सिग्निफिकेंस की बात करेंगे, और हमारा कंट्रोल सिस्टम तो हम पढ़ ही रहे, उसकी बात तो होगी। तो अब अगर मैं बात करूं कि यार मेरे को तो ट्रांसफर फंक्शंस आपके पास जी और एच पर डिपेंड कर रहा है, और अगर मेरे को विद रिस्पेक्ट टू जी बात करना, अगर मेरे को सेंसिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू जी बात करना, तो क्या होगा सर? सेंसिटिविटी एस लिखूं या मैं एस टी जी लिखूं? ये लिखना ज़्यादा अच्छा है, डेल्टा टी बाई टी डिवाइड बाई डेल्टा जी बाई जी। ये तो जी ऊपर गया टी नीचे गया इनटू डेल्टा टी बाई डेल्टा जी, यही होगा आपके पास। यस सर, लिखने का स्टाइल। अब मैं बोल रहा हूँ कि देखो मेरे को टी की वैल्यू तो पता है कि टी की वैल्यू क्या होती है, जी अपॉन 1 प्लस जी एच। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ विद रिस्पेक्ट टू जी तो डेल्टा टी बाई डेल्टा जी, पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लेता हूँ मैं, 1 प्लस जी एच एस का होल स्क्वायर, 1 प्लस जी एच एस और जी का डिफ्रेंसिएशन 1 सर, माइनस जी, और 1 प्लस जी एच एस का डिफ्रेंसिएशन 1 का 0 और जी एच एस का सर एच, इतना आ गया। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई सर? 1 प्लस जी एच एस और माइनस जी एच एस अपॉन 1 प्लस जी एच एस का होल स्क्वायर। हो सकता है आप बोलोगे सर मेरे को तो याद रहता है सब कुछ, अच्छी बात है आपको याद रहता है, तो ये आपका प्लस पॉइंट है कि आपको बेसिक कुछ रिजल्ट पता है। तो मैं बोल रहा हूँ देखो जी एच एस तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर मैं बोलूँ कि देखो मेरे पास रिजल्ट कितना होगा, ये जी था और डिवाइड बाई टी है, टी की वैल्यू क्या होगी सर? टी की वैल्यू तो आपको पता है ये जी अपॉन 1 प्लस जी एच एस है, ठीक है, इनटू जो मैं डेरिवेटिव फाइंड आउट किया उसकी वैल्यू क्या है? डेल्टा टी बाई डेल्टा जी की वैल्यू कितना है सर? 1 अपॉन 1 प्लस जी एच एस का होल स्क्वायर, ऐसा ही है। यस, ये तो अब अगर मैं बोलूँ कि मेरे को कैलकुलेट करना है तो जी ये कैंसिल आउट हुआ, यस सर, 1 प्लस जी एच एस का होल स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हुआ, तो बचा क्या यार? सेंसिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू जी कितना बचा है? बोले सर 1 अपॉन 1 प्लस जी एच, ये। और अगर मैं एनालॉग सर्किट में बात करता तो 1 अपॉन 1 प्लस ए बीटा आता, वहाँ पे भी बात की जाती है नॉर्मली, ये वाली ऐसी वाली बातें। ये मैं जब लिखता हूँ इसका मतलब है कि मैं एनालॉग सर्किट की बात भी करते रहे, सेंसिटिविटी आ गया 1 अपॉन 1 प्लस जी एच एस। तो ये तो मैथ्स है। अच्छा, इसलिए भी हमको सॉल्व करना जरूरी है क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, कल एग्जाम में स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं पूछ सकता और नहीं भी पूछा है कभी कभी, तो फिर आपको मैथ्स आना चाहिए, और मैथ्स मतलब मैथ्स होता है। तो फिर आपको एक अच्छा फंक्शन दिया रहेगा तो डिफरेंशिएट आपको सही तरीके से आना चाहिए, लिखते सही तरीके से आना चाहिए। सिग्निफिकेंस की बात सर करूंगा मैं, सिग्निफिकेंस की बात ऐसा तो नहीं कि नहीं करूंगा, करूंगा मैं सिग्निफिकेंस की बात, ठीक है। अब है क्या कि एसटीजी के बारे में जब हम बात चालू किए तो इतना आ गया 1 अपॉन 1 प्लस जी एच एस, 1 अपॉन 1 प्लस ए बीटा, इतना आपको दिखा, यस सर। अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू एच बात करूं तो एस टी एच की बात करूं तो ठीक है, उसकी बात भी कर लेते हैं अपन।
एस टी एच की बात भी कर लेते हैं, तो क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू एच, डेल्टा टी बाई टी डेल्टा एच बाई एच, एच ऊपर गया टी नीचे गया और डेल्टा टी बाई डेल्टा एच आ गया। चलो क्या था ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू, जी अपॉन 1 प्लस जी एच, और अगर मैं बोल रहा हूँ कि डेल्टा टी बाई डेल्टा एच कर रहे हैं अपन, परफॉर्म कर रहे हैं, तो क्या हुआ सर, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे सर, 1 प्लस जी एच एस का होल स्क्वायर कर लेंगे। 1 प्लस जी एच एस के साथ में जब मैं जी को डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू एच तो जीरो आ गया, और माइनस जी आ गया, विथ रिस्पेक्ट टू एच कर रहा हूँ 1 का जीरो आ गया, और जी एच एस का विथ रिस्पेक्ट टू एच जी आ गया। तो ध्यान से अगर देखा जाए तो आपके पास रिजल्ट कितना आ रहा है सर, रिजल्ट आ रहा है माइनस जी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस जी एच एस का होल स्क्वायर, इतना आ रहा है। इसको मेरे को यहाँ पुट करना चाहिए, एच और टी की वैल्यू मेरे को पुट करना चाहिए, टी की वैल्यू कितना है जी अपॉन 1 प्लस जी एच, और ये जो मैं डेरिवेटिव फाइंड आउट किया इसकी वैल्यू कितना है माइनस जी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस जी एच एस का होल स्क्वायर। क्या क्या टर्म कैंसिल आउट हुआ सर, टर्म एक तो जी कैंसिल आउट हुआ यहाँ से, और 1 प्लस जी एच एस यहाँ से कैंसिल आउट हुआ। आंसर कितना आया सर, माइनस जी एच अपॉन 1 प्लस जी एच आंसर आया ये। तो मेरे पास दो रिजल्ट आ चुके हैं सेंसिटिविटी के, अगर मैं ध्यान से देखूँ कि सेंसिटिविटी के मेरे पास दो रिजल्ट आ चुके हैं। एक रिजल्ट आया था मेरे पास एस टी जी डेल्टा टी बाई टी, कभी कभी हम ये डेफिनेशन लिखना भूल जाते हैं, क्यों, क्योंकि हम ना ये वाला रिजल्ट याद रखते हैं 1 अपॉन 1 प्लस जी, अच्छी बात है, और एस टी एच का रिजल्ट, लेकिन बेसिक डेफिनेशन कभी नहीं भूलना चाहिए, डेल्टा टी बाई टी अपॉन डेल्टा एच बाई एच, इसकी वैल्यू कितना है माइनस जी एच अपॉन 1 प्लस जी एच एस। ये तो हो गया मैथ्स, ये तो हो गया मैथ्स, हो गया ये मैथ्स हो गया, ये तो मैथ्स हो गया कि 1 अपॉन 1 प्लस जी एच एस और माइनस जी एच अपॉन 1 प्लस जी एच, इतना दिख रहा है आपके पास, यस सर। तो अगर मैं बोलूँ कि देखो मेरे पास एक क्लोज सिस्टम है, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है, दो पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा था, ये आ गया आपके, सिग्निफिकेंस की बात नहीं की, सिर्फ मैथ्स की बात की अभी तक। अच्छा, कोई अगर बोले कि ओपन सिस्टम का क्या होता है, ओपन सिस्टम का मतलब, ओपन सिस्टम मतलब ओपन सिस्टम से कोई क्लोज सिस्टम नहीं होगा, ये जी लिख दिया बस हो गया, ये आर है और ये सी है बस। तो ट्रांसफर फंक्शन कितना हो रहा है, ट्रांसफर फंक्शन सर सी बाई आर, सी बाई आर की वैल्यू कितना है जी है। तो अगर आप सेंसिटिविटी की बात कर रहे हो, एस टी जी की बात कर रहे हो, इसका मतलब डेल्टा टी बाई टी डिवाइड बाई डेल्टा जी बाई जी, ये आ गया जी बाई टी इंटू डेल्टा टी बाई डेल्टा जी। अब ध्यान से देखना, ये एस टी जी की बात चालू हो गई, जी बाई टी है, टी की वैल्यू कितना है जी है, और डेल्टा टी बाई डेल्टा जी की वैल्यू कितना होगा, डेल्टा टी बाई डेल्टा जी की वैल्यू 1 होगा, क्योंकि टी इक्वल टू जी, तो 1 हो गया। आंसर कितना आ रहा है, जी भी कैंसिल आउट हो गया, यस सर, जी भी कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। इसका मतलब ओपन सिस्टम का सेंसिटिविटी 1 होता है, ये देखो ओपन सिस्टम का सेंसिटिविटी 1 होता है इस ओपन सिस्टम का। इसका क्या मतलब है पता आपके पास, अगर मैं बोलूं कि ओपन सिस्टम का सेंसिटिविटी 1 होता है, अगर आप एसटीजी की बात कर रहे हो, ओपन सिस्टम का सेंसिटिविटी 1 है, ये क्या रिजल्ट था आपके पास पता है, डेल्टा टी बाई टी था, डेल्टा जी बाई जी था। तो अगर मैं ओपन सिस्टम में अगर चेंजेस कर दे रहा हूं, मान लेते ठीक है, ओपन सिस्टम का सेंसिटिविटी 1 आया, इसका क्या मतलब है बताता हूं मैं आपको, डेल्टा टी बाई टी अपॉन डेल्टा जी बाई जी इक्वल टू 1 आया, ओपन सिस्टम था ये, ट्रांसफर फंक्शन जी था, अभी आर इनपुट देंगे सी आउटपुट मिलेगा, तो ये आपके पास सी बाई आर जी। अब होता क्या आपके पास पता है, जब आपके पास एक ओपन सिस्टम होता है और सपोज करो इसमें जो चेंजेस है जी में वो 10% डेल्टा जी बाई जी है, प्लस माइनस 10% चेंजेस हो रहे हैं ड्यू टू एजिंग और ड्यू टू टेम्परेचर, कुछ भी पैरामीटर मान लो, ड्यू टू टेम्परेचर आपके पास इतने चेंजेस हो रहे हैं जी में। अब अगर मैं बोलूं कि ये जो चेंजेस है जी में, तो ओवरऑल सिस्टम में चेंजेस होंगे, क्यों, क्योंकि यही ओवरऑल सिस्टम है। तो ओपन सिस्टम में जी में अगर चेंजेस है तो पता है डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू डेल्टा जी बाई जी इंटू 1 हो गया, तो डेल्टा जी बाई जी इंटू 1। तो अगर ये प्लस माइनस 10% चेंजेस है तो मेरे पूरे सिस्टम में प्लस माइनस 10% चेंजेस है, क्योंकि पूरा सिस्टम ही जी है। तो ओपन सिस्टम में अगर वेरिएशन है तो इसको कम नहीं किया जा सकता है तो है भाई, 10% है तो 10% है, 5% तो 5% है, मार्जिन पे डिपेंड करता है कि कितना आप कंसिडर करना चाहते हैं, एरर बैंड कितना लेना चाहते हो, बट इसको कम कर नहीं सकते आप ओपन सिस्टम में। ओपन सिस्टम में क्या नहीं कर सकते, इसको कम नहीं कर सकते। अच्छा, तो क्या सर क्लोज सिस्टम में कम कर सकते हैं, हाँ भी क्लोज सिस्टम में बता ही रहा था, दो सिस्टम बताया भी। अब क्लोज सिस्टम में मेरे पास दो था, जी में चेंजेस, क्लोज सिस्टम लेकिन जी में चेंजेस, क्लोज सिस्टम विद एच में चेंजेस। ओपन सिस्टम में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आप कम कर सको। अच्छा, तो पता है आपके पास सपोज करो मेरे पास एक क्लोज सिस्टम ले रहा हूं, नेगेटिव फीडबैक दिख रहा है आपके पास, यस सर, और एच जी की वैल्यू 100 है,
एच की वैल्यू 10 है और जी में चेंजेस जो है वो 10% है, प्लस माइनस 10% ड्यू टू टेम्परेचर मान लेते हैं। एक और एग्जांपल ले रहा हूं कि वही 100 और वही 10 है, मतलब क्लोज सिस्टम वही है, वही जी 100 वही एच 10, बट एच में वेरिएशंस जो है वो प्लस माइनस 10% ड्यू टू टेम्परेचर। ये दो आपके पास केसेस है। अच्छा, अगर ऐसा दो केसेस आपके पास में है तो क्या होगा? सर दो केसेस अगर है मेरे पास में, ठीक है, दो केसेस अगर मेरे पास में है तो अभी हम क्या देखे थे कि हमारा ट्रांसफर फंक्शंस कितना होता है, मतलब अगर मैं बोलूँ कि सेंसिटिविटी अगर जी के कारण फाइंड आउट कर रहा हूँ तो रिजल्ट कितना होता है? सर सेंसिटिविटी एस टी जी अगर मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ कि टी में चेंजेस ड्यू टू डी जी में चेंजेस, ये कितना आता है? 1/1 प्लस जी एच आता है। यस सर, तो डेल्टा टी बाई टी अपॉन डेल्टा जी बाई जी कितना है? सर 1/1 प्लस जी एच है। जी की वैल्यू कितना है? 100 सर, हाँ, और एच की वैल्यू कितना है? 10 सर, 1000 हो गया सर। आप चाहो तो 1 को नेग्लेक्ट कर सकते हो तो 1/1000 हो गया, हाँ, तो डेल्टा टी बाई टी अपॉन डेल्टा जी बाई जी, तो पता है आपके पास जो ओवरऑल क्लोज सिस्टम में चेंजेस है वो डेल्टा जी बाई जी इंटू 1/1000 है, और वो कितना था? प्लस माइनस 10% था। 10% में अगर 1000 डिवाइड करोगे तो प्लस माइनस 0.01% आ रहा है भाई। इसका मतलब सोचो कि ओवरऑल सिस्टम में कितना चेंजेस कम आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जी में चेंजेस हो रहा था प्लस माइनस 10%, लेकिन ओवरऑल सिस्टम में, क्योंकि मेरा क्लोज सिस्टम है, उसमें चेंजेस ओनली 0.01%, प्लस माइनस है तो चेंजेस है तो 0.01%, इतना चेंजेस आपके पास आ रहा है इस वाले में। मतलब हम कर क्या रहे? हम तो चाहते हैं ना कि जो चेंजेस है वो कम हो जाए। कोई वेरिएशंस हो रहा है टेम्परेचर के कारण, कंपोनेंट्स में वेरिएशंस हो रहा है, थोड़ा बहुत तो होता है, एजिंग के कारण भी होता है, ज़्यादा टाइम हो जाता है तो सिस्टम का परफॉर्मेंस आपके पास डिग्रेड करने चालू हो जाता है। तो बहुत कोई भी पैरामीटर हो सकता है, बहुत सिंपल पैरामीटर टेम्परेचर लिया मैं, तो अगर मेरे जी में चेंजेस 10% भी था, बहुत बड़ा चेंजेस था, लेकिन ओवरऑल सिस्टम में चेंजेस ओनली 0.01%। बट अगर मैं एच में चेंजेस ले रहा हूँ, अगर मैं इसकी बात करूँ कि एच में चेंजेस अगर प्लस माइनस 10% ले रहा हूँ, तो सर अगर आप एच में चेंजेस प्लस माइनस 10% ले रहे हो ना, तो डेल्टा टी बाई टी अपॉन डेल्टा एच बाई एच, क्योंकि जो एस टी एच था मतलब आपके पास वो कितना था? माइनस जी एच अपॉन 1 प्लस जी एच था, ये था। तो पता है रिजल्ट कितना हुआ? -1000 अपॉन 1 प्लस 1000, 1 को नेग्लेक्ट करेंगे तो -1 आ जाएगा, तो डेल्टा टी बाई टी अपॉन डेल्टा एच बाई एच, तो पता है डेल्टा टी बाई टी की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस माइनस 10%, -1 में अगर प्लस माइनस 10% का मल्टीप्लाई करोगे तो कोई चेंजेस थोड़ी होगा, तो सेम हुआ, -1 हो प्लस 1 हो, तो प्लस माइनस को माइनस प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस 10%। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर एच में चेंजेस अगर मैं प्लस माइनस 10% कर रहा हूं तो पूरे के पूरे सिस्टम में भी चेंजेस प्लस माइनस 10% हो जा रहा है। देखो ध्यान से, यस सर, ये बात तो सच है, ये बात तो सच है। तो फिर तो मेरे को इस सिस्टम का कोई एडवांटेज ही नहीं मिला, इस सिस्टम को कोई एडवांटेज नहीं मिला। तो पता है आपके पास क्या होता है, जब कोई सिस्टम डिजाइन करता है आपके पास, तो एक ओपन सिस्टम से जब हम क्लोज सिस्टम में जाते हैं तो एच में वेरिएशंस कोई काउंट नहीं करता है, मान के चलता है कि एच में वेरिएशंस नहीं होगा। इसलिए जो हमारे जो सेंसर डिवाइस रहते हैं उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहती है, उसमें वेरिएशंस हो गया तो मेरे क्लोज सिस्टम का कोई मीनिंग ही नहीं बचा। इतना मैं कॉस्टली सिस्टम डिजाइन कर रहा हूँ, इतना एफर्ट करके कॉम्प्लेक्स और कॉस्टली सिस्टम बना रहा हूँ, और अगर एच में वेरिएशन है, इसलिए किसी भी टेक्स्ट बुक में इन जनरल एग्जाम में एच में वेरिएशंस की कभी कोई बात ही नहीं किया, एच में कोई वेरिएशन की बात ही नहीं करता, सब किस में बात करते हैं? जी में वेरिएशन, क्योंकि इसके वेरिएशंस को कम किया जा सकता है, और यही फीडबैक का एडवांटेज है। फीडबैक बोलता है कि फीडबैक लगाने से जो ओपन सिस्टम में जो वेरिएशंस थे उसको हम कम कर सकते हैं, और इसी को हम सेंसिटिविटी के थ्रू डिफाइन कर रहे हैं कि जी में वेरिएशंस अगर 10% था और जी और एच अगर मैं सेट कर लिया तो प्लस माइनस 0.01%। लेकिन बात सेम टाइम पे आ रही कि अगर एच में वेरिएशन 10% था तो फिर मेरे सिस्टम में वेरिएशन कितना है? अगेन प्लस माइनस 10%। ये तो एडवांटेज नहीं हुआ। हाँ, तो फीडबैक का एडवांटेज तो सर मिला ही नहीं। फीडबैक का एडवांटेज ना तब मिलता है जब एच का वेरिएशंस ना हो, इसलिए सबसे ज़्यादा केयर जो होती है वो फीडबैक एलिमेंट, दैट मीन द सेंसर एलिमेंट्स की होती है, जो सेंसर डिवाइस होते हैं। उसमें बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि उसमें वेरिएशंस हो, वहाँ पे एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है, वहाँ पे हम बहुत अपना मेजरमेंट आपके पास हाई लेवल रख देते हैं, वहाँ पे हम इशूज नहीं चाहते, क्योंकि फिर मेरे को फीडबैक का एडवांटेज नहीं मिलेगा। इसलिए जितनी भी बातें हैं सब जी के अराउंड में बात करते हैं कि मेरे पास जो कंट्रोलर है, कंप्रेसर है, जो मेरे पास एक प्रोसेसर गेन है, उसमें जो वेरिएशंस हो, जो सेंसर डिवाइस है, जो फीडबैक एलिमेंट्स है, उसकी डिजाइनिंग का बहुत केयर करके हम डिजाइन करते हैं। तो सर फीडबैक का एडवांटेज क्या है? इट डिक्रीजेज द वैल्यू ऑफ सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी वैल्यू को डिक्रीज कर देता है सर, लेकिन एच में तो नहीं किया। जब हम ऐसा बोलते हैं इसका मतलब हम बाय डिफॉल्ट यही बात करते हैं, बाय डिफॉल्ट यही बात करते हैं, पूरी दुनिया बाय डिफॉल्ट यही बात करती है, एग्जाम में बाय डिफॉल्ट यही बात की जाती है। अगर कोई आपको ये नहीं बता रहा कि सर
किस में वेरिएशंस हो रहा था, तो बाय डिफॉल्ट जी में वेरिएशंस हो रहा था, क्योंकि एच के वेरिएशंस की बात नहीं की जाती और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एच के वेरिएशंस करने से फीडबैक का एडवांटेज मिलता नहीं। इसलिए हम बोल देते हैं कि क्लोज लूप जो सिस्टम रहता है वो लेस सेंसिटिव है विद रिस्पेक्ट टू फॉरवर्ड पाथ गेन रेदर देन द फीडबैक पाथ गेन। लेस सेंसिटिव, और हम चाहते, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट है हमारा सिस्टम लेस सेंसिटिव हो। क्यों सर लेस सेंसिटिव, क्यों लेस सेंसिटिव? अरे लेस सेंसिटिव मतलब जो इंटरनल वेरिएशंस है वो उसके कारण हमारे आउटपुट में इफेक्ट ना पड़े, हमारा ओवरऑल सिस्टम का वेरिएशंस कम से कम हो। अगर वो इतना वेरी करेगा तो फिर कैसे होगा? हम तो चाहते हैं ना एरर बैंड आपके पास कम से कम हो, तो लेस सेंसिटिव होना चाहिए। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है एक क्लोज सिस्टम की डिजाइनिंग के लिए कि हमारा सिस्टम लेस सेंसिटिव होना चाहिए। लेकिन सर लेस सेंसिटिव विथ रिस्पेक्ट टू ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम में तो 100% था, 1 आया था ना, सेंसिटिविटी की वैल्यू 1 आई थी आपके पास, सेंसिटिविटी की वैल्यू 1, वो मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेंसिटिविटी इज 1। तो अगर आपको चाहिए आपके पास कि भाई मेरा तो सिस्टम बहुत गुड डिजाइन हो, तो सेंसिटिविटी की वैल्यू लेस होना चाहिए। इसलिए सेंसिटिविटी का जो रिजल्ट था वो 1/1 प्लस GHS था। देखो 1/1 प्लस GHS। इसलिए हम कई बार बोलते हैं कि लूप गेन को बहुत हाई रखना चाहिए। एनालॉग सर्किट पढ़ोगे, अलग बात है, वहाँ सेंसिटिविटी की बात उतनी ज़्यादा नहीं करती, तो लूप गेन को बहुत हाई रखना चाहिए। लूप गेन अगर हाई रखोगे तो 1 नेगलेक्ट हो जाएगा, 1/GH डोमिनेट करेगा और इसके कारण सेंसिटिविटी वैल्यू कम हो जाएगी आपके पास, और ये एक डिजायर्ड सिस्टम क्रिएट किया जा सकता है। ठीक, चलो और भी बातें करते हैं अपन। तो ये आपके पास 100/10 था आपके पास, तो ये तो हम सिंपल बात कर ही लिए थे ओपन सिस्टम की, क्लोज सिस्टम की। ठीक है, क्लोज लूप सिस्टम इज, अच्छा यहां से क्वेश्चन आपके पास कभी भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहां पे देखने को मिल सकते हैं। क्लोज लूप सिस्टम इज लेस सेंसिटिव विद रिस्पेक्ट टू फॉरवर्ड पाथ गेन रेदर देन द फीडबैक पाथ गेन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो कभी कभी तो हमको यही समझ नहीं आता कोई क्या बोल रहा है, क्योंकि यही हम चाहते थे। तो ये लेस सेंसिटिव होता है और हम चाहते हैं लेस सेंसिटिव है विद रिस्पेक्ट टू फॉरवर्ड पाथ गेन रेदर देन द फीडबैक पाथ गेन। फीडबैक पाथ गेन में तो पूरा 1 आ गया था, -1 आ गया था। If there is no information given about the parameter either G or H, तो by default we will consider sensitivity with respect to G। इसका मतलब है by default sensitivity की जब बात करते हैं ना, तो सीधे ही लोग S की वैल्यू G 1/1 प्लस GH लिखते हैं, सीधे ही सेंसिटिविटी की वैल्यू 1/1 प्लस A बीटा एनालॉग सर्किट में। अगर कोई पैरामीटर नहीं बता रहा तो मान के चलते कि फॉरवर्ड पाथ गेन होगा। फीडबैक डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ सेंसिटिविटी, द बिग एडवांटेज। फीडबैक डिक्रीज, अगर कोई बोले कि फीडबैक का एडवांटेज क्या है, तो सेंसिटिविटी की वैल्यू को डिक्रीज करते हैं। ठीक है, जो भी हम बात कर रहे थे, फॉर हाई रिलायबिलिटी ऑफ सिस्टम द वैल्यू ऑफ सेंसिटिविटी शुड बी वेरी स्मॉल। अगर मेरे को रिलायबल सिस्टम चाहिए तो वेरिएशन ज्यादा नहीं होना चाहिए सिस्टम में। फॉर गुड कंट्रोल सिस्टम आउटपुट शुड बी लेस सेंसिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू फॉरवर्ड पाथ गेन एंड पैरामीटर वेरिएशन द सिस्टम। अगर हम चाहते हैं कि गुड कंट्रोल सिस्टम डिजाइन करें तो जो भी इंटरनल वेरिएशन होना चाहिए और फॉरवर्ड पाथ गेन होना चाहिए उसके रिस्पेक्ट में लेस सेंसिटिव होना चाहिए। बट अगर मैं इनपुट की बात करूं कि इनपुट में अगर वेरिएशन हो रहा है तो आउटपुट में दिखना चाहिए। इनपुट वेरी कर रहा हूं तो इसलिए हाईली सेंसिटिव फॉर इनपुट कमांड बोलते हैं। कभी कभी लोग कंफ्यूज आते कि अरे हम तो लेस सेंसिटिव बोलते थे, अभी हाईली कैसे हो गया? अरे इनपुट की बात कर रहे हैं भैया, इनपुट में वेरिएशन अगर हम कर रहे हैं तो हम तो चाहेंगे ना आउटपुट में वेरिएशन हो। इनपुट में अगर नॉब को मैं चेंज कर रहा हूं तो आउटपुट में वेरिएशन हो, तो इनपुट के लिए हाईली सेंसिटिव होना चाहिए। इसलिए पूरा डिस्कशन जो है वो इंटरनल वेरिएशन पे बेस हो जाता है। इसलिए लेस सेंसिटिव चिल्लाते रहते हैं हम लोग, लेस सेंसिटिव लेस सेंसिटिव। कभी हाई सेंसिटिव बोल दिए तो फिर हम सुनना भी नहीं चाहते कि हाई सेंसिटिव कैसे बोल दिए सर, लेस सेंसिटिव पढ़ते थे हम लोग। इसलिए हम बहुत जल्दबाजी में रहते, स्टेटमेंट ध्यान से नहीं सुनते, समझने की कोशिश नहीं करते, हमारे माइंड में एक बात घूमते रहती है लेस सेंसिटिव। अब हम सुन ही नहीं रहे कि किसके रिस्पेक्ट में लेस सेंसिटिव, जो फॉरवर्ड पाथ गेन है जिसके बारे में पूरी स्टोरी चालू हुई थी, पैरामीटर वेरिएशंस वहीं पे हम बात करते हैं। बट हाई सेंसिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू इनपुट कमांड, इनपुट में वेरिएशन देंगे तो आउटपुट में दिखना चाहिए, उसमें कोई इशू नहीं। बट ज्यादातर बातें उसी के लिए डिजाइन हुई जो हम बात करते मैथमेटिक्स। ठीक है, तो कभी कभी इन बातों से घबराने की जरूरत नहीं। ठीक है, ओके। अच्छा, हमको अगर थ्योरेटिकल बातें नहीं पता होगी कंट्रोल सिस्टम में तो आपका लहजा जो होगा, जो तरीका होगा कंट्रोल सिस्टम को हैंडल करने का, जो फीलिंग होगी वो उतनी स्ट्रांग नहीं आएगी। सिर्फ आप थोड़ा सा मैथ्स जानते होंगे तो फिर आपको कोई ना, फिर मैं कैसे डराऊंगा आपको कंट्रोल सिस्टम से? क्वेश्चन का लेंथ बढ़ा के, स्टेटमेंट बढ़ा के फिर मैं डराऊंगा। तो एक कंट्रोल सिस्टम फ्रेम करने वाले टीचर को ये बात पता है कि यार इनको ना थोड़ा मैथ्स आता है, इनको डराना है ना, 2 लाइन को ना 6 लाइन में कन्वर्ट कर दो, एक ही चीज को 3 बोलो बार बार, जो भी चीजें जानते थे उसी बात को बार बार दे दो, क्वेश्चन का लेंथ बढ़ा दो, डर जाएंगे लोग। क्योंकि कंट्रोल सिस्टम को पढ़ते समय लोग उस तरीके से नहीं पढ़ते जिस तरीके से पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब आपके पास जैसे इसमें बोला गया आपके पास कि स्टडी स्टेट एरर फॉर द नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम इज गिवन बाय अल्फा बाई के। द सेंसिटिविटी एंड स्टडी स्टेट एरर दिया था आपको, स्टडी स्टेट एरर विद रिस्पेक्ट टू अल्फा एंड के। देखो आपके पास 2 पे डिपेंड कर रहा है। ईएसएस जो है, ईएसएस की वैल्यू कितना है सर? अल्फा अपॉन के
इसका मतलब है ये किस किस का फंक्शन है, अल्फा का भी और के का भी। इसका मतलब सेंसिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू अल्फा भी पूछा जा सकता है और विद रिस्पेक्ट टू के भी। तो सेंसिटिविटी ऑफ स्टेडी स्टेट एरर विद रिस्पेक्ट टू अल्फा क्या होगा सर, डेल ई एस एस अपॉन ई एस एस अपॉन डेल अल्फा अपॉन अल्फा। अब ये तो कोई फॉर्मूला है नहीं क्योंकि ये तो दुनिया में कुछ भी नहीं आ सकता, तो अल्फा अपॉन ई एस एस आ गया और डेल ई एस एस अपॉन डेल अल्फा आ गया। अगर आप ध्यान से देखा जाए कि अगर मैं इसको अल्फा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो सेंसिटिविटी स्टेडी स्टेट एरर का विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, अगर मैं अल्फा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो 1 बाई के आ जाएगा। देखो तो अब अल्फा अपॉन ई एस एस की वैल्यू कितनी थी, अल्फा बाई के, ये अल्फा बाई के स्टेडी स्टेट एरर की वैल्यू। अब डिफरेंशिएट कर रहा हूँ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अल्फा तो 1 बाई के आ गया, सब कैंसिल आउट हो गया और आंसर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो विद रिस्पेक्ट टू अल्फा जो आंसर है आपके पास ये 1, ए आंसर हो सकता है, बी आंसर हो सकता है। अब विद रिस्पेक्ट टू मेरे को के फाइंड आउट करना है, तो ऐसा तो सर कोई भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है, बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है, क्यों नहीं फ्रेम कर सकता। अगर मेरे को विद रिस्पेक्ट टू के निकालना है, स्टेडी स्टेट है, कोई भी वैल्यू हो, ये फंक्शन कुछ भी हो, अल्फा बाई के, अगर मेरे को सेंसिटिविटी फाइंड आउट करना है स्टेडी स्टेट एरर का विद रिस्पेक्ट टू के, तो क्या होगा, डेल ई एस एस अपॉन ई एस एस डिवाइड बाई डेल के बाई के। हम बोलते हैं के ऊपर चला जाएगा, ई एस एस नीचे आ जाएगा और ये डेल ई एस एस अपॉन डेल के हो जाएगा, ठीक है। तो के अपॉन ई एस एस की वैल्यू कितनी थी, अल्फा बाई के थी, तो पता है के स्क्वायर बाई अल्फा हो गया है। और इसको अगर डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू के, तो अल्फा बाई के का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू के कितना आएगा, माइनस अल्फा अपॉन के स्क्वायर, -1 अपॉन के स्क्वायर आएगा। ध्यान से अगर देखा जाए तो के स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ऊपर के स्क्वायर, अल्फा भी कैंसिल आउट हो गया, -1 आ गया ये। तो ये आपके पास आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कुछ क्वेश्चन तो कभी कभी आप 2-3 बार करते हो तो याद हो जाते हैं, लेकिन कल तो मैथमेटिकली कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आंसर आपके पास 1 और -1 था, तो फाइनली आंसर मेरे पास बी हो गया, बी आंसर 1 और -1। तो ऐसे क्वेश्चन कोई भी फ्रेम कर सकता है, यस, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम, ये एग्जाम के क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल फ्रेम किए जा सकते हैं, मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिक्स। जैसे इसरो 2010 का एक क्वेश्चन, इसरो 2010 का क्वेश्चन है कि भैया सेंसिटिविटी फाइंड आउट करना है, टी जो है वो एक ही वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है। अगर ध्यान से देखा जाएगा कि सर टी किसका फंक्शन है, ओनली के का, इसका मतलब सेंसिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसफर फंक्शन, सेंसिटिविटी ऑफ ट्रांसफर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू के पूछा गया। देखो इसका मतलब सेंसिटिविटी ऑफ ट्रांसफर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू के पूछा गया, क्योंकि एक ही ऑप्शन है, के पे डिपेंड कर रहा है। तो क्या लिखेंगे सर, डेल्टा टी बाई टी अपॉन डेल्टा के बाई के, बिल्कुल के ऊपर चला गया, टी नीचे चला गया और डेल्टा टी बाई डेल्टा के करेंगे, यही करेंगे हम लोग, यस सर। ठीक, तरीका आपको क्लियर रहना चाहिए। अब मैं सॉल्व कर लूंगा कि टी की वैल्यू इतना है आपके पास, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास टी की वैल्यू कितना है, तो टी की वैल्यू कितना था, 1 + 2 के, यस सर, और सर 3 + 4 के, कर लो डिफरेंशिएशन पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू के, यस सर कर लेते हैं। 3 + 4 के का होल स्क्वायर कर लेता हूँ, यस 3 + 4 के कर लेता हूँ, और 1 + 2 के का डिफरेंशिएशन करूँगा तो 2 आ जाएगा, -1 + 2 के और 3 + 4 के का डिफरेंशिएशन कर लेता हूँ तो 4 आ जाएगा, इतना आ जाएगा। थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए, 2 का मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, ये कितना आ गया 8 के आ गया, ये 4 का मल्टीप्लाई करें तो -4 आ गया और -8 के आ गया, ये -8 के + 8 के कैंसिल आउट हो गया, 3 + 4 के का होल स्क्वायर आ गया। ध्यान से देखा जाए तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 6 - 4 तो 2 अपॉन 3 + 4 के का होल स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू आ गई सर, ये डेल्टा टी अपॉन डेल्टा के की वैल्यू आ गई, दिख रहा है आपको, यस सर। अब अगर मेरे को सेंसिटिविटी का आंसर लिखना ही है कि सर सेंसिटिविटी का आंसर मेरे को लिखना है ये कि सर सेंसिटिविटी आपके पास टी विथ रिस्पेक्ट टू के है, कितना था, डेल्टा टी बाई टी अपॉन डेल्टा के बाई के। तो मैं बोलता हूँ कि के ऊपर चला गया, टी नीचे चला गया और डेल्टा टी बाई, ये स्टाइल आपको एकदम क्लियर रहना चाहिए। अब देखो टी की वैल्यू कितनी थी, टी की वैल्यू थी 1 + 2 के और 3 + 4 के, और इसकी वैल्यू कितना है 2 अपॉन 3 + 4 के का होल स्क्वायर। ये जो होल स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हो गया, तो 2 के अपॉन 1 + 2 के अपॉन 4 के आ गया। तो मेरे पास अब सेंसिटिविटी का आंसर जो आ रहा है वो आ गया आपके पास एस टी के की वैल्यू, सॉरी के इंटू 2, तो 2 के अपॉन 1 + 2 के और 3 + 4 के, तो 1 + 2 के और 3 + 4 के, ऐसा ऑप्शन में दिया हो सकता है, या इसको मल्टीप्लाई करके भी दिया हो सकता है। तो देयर इज नो इशू, 2 के मल्टीप्लाई करोगे 1 और 3 तो 3 आ जाएगा, 1 और 2 4 के और 2 के इंटू 3 तो 6 के + 4 के, तो 10 के हो गया ये, और 2 के और 4 के 8 के स्क्वायर। तो आंसर कैसा भी हो सकता है आपके पास, ऐसा आंसर हो सकता है, ऐसा हो सकता है, डिपेंड करता है कि किसी को कैसा फ्रेम करना है। मैं क्वेश्चन क्यों लिया, मैं क्वेश्चन इसलिए लिया कि आपको एक रैंडम क्वेश्चन आ सकता है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे को सेंसिटिविटी का आंसर याद है। तो कितना आ गया आपके पास 2 के अपॉन 3 + 10 के + 8 के स्क्वायर, ऐसे आ रहा है। तो आंसर तो दिख रहा है मेरे को, तो सी आंसर, यस।
सी आंसर आपको दिख रहा है सर, बिल्कुल सी आंसर आ गया। इसका मतलब है कि मैं बस मेरा ये ऑब्जेक्टिव है कि ये क्वेश्चन आएगा ऐसा नहीं यार, तो हजारों टाइप के क्वेश्चन, एक फंक्शन तो बनाना है आपको, और फंक्शन बनाने के लिए क्या है आपके पास, आप एक वेरिएबल डाल दो और फिर आप सेंसिटिविटी की बात करना चालू कर दो, तो हजार कोई भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। यस। अब आपके पास 2010 का एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, आईआईटी गुवाहाटी का एक क्वेश्चन था 2010 का क्वेश्चन, क्या आपके पास एस इन द फिगर, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गया। ऐसे करके मैं आगे भी बढ़ते जा रहा हूँ, बहुत सारी बातें भी करते जा रहा हूँ कि एस इन द फिगर है, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम दिख रहा है आपको, ऐसा दिख रहा है सर। एम्पलीफायर का गेन 100 दिख रहा है, उसमें वेरिएशन दिख रहा है ±10, टॉलरेंस इन द फॉरवर्ड पाथ, तो 10% टॉलरेंस है, मतलब एरर है, कोई भी रीजन हो सकता है। ये एम्पलीफायर का गेन है ऊपर वाला, नीचे वाला अटेन्यूएटर है। अटेन्यूएटर नॉर्मली हम टर्मोलॉजी तब यूज करते हैं जिसका गेन 1 से कम होता है, तो 9/100 ये अटेन्यूएटर है और ये एम्पलीफायर है, तो एम्पलीफायर का गेन 1 से ज़्यादा होना चाहिए, तो ठीक है, टर्मोलॉजी सही है। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो जी की वैल्यू क्या है सर, जी की वैल्यू 100 है। अगर मैं बोलूँ कि जी की वैल्यू कितना है, तो जी की वैल्यू 100 है। एच की वैल्यू क्या है, तो एच की वैल्यू सर 9/100 है, बिल्कुल ये भी सही है। और जी में वेरिएशंस कितना है, डेल्टा जी बाई जी की वैल्यू कितना है सर, ±10% है ये। अब बोला है कि बताओ ओवरऑल सिस्टम गेन इज अप्रॉक्सीमेटली, ओवरऑल सिस्टम गेन कितना होगा। तो भैया ओवरऑल सिस्टम आपके पास अगर मेरे को गेन निकालना है ओवरऑल सिस्टम गेन, तो ये आर है इनपुट, ये है सी है, तो सी बाई आर की वैल्यू आपके पास ओवरऑल सिस्टम गेन निकालना, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। तो अगर मैं बोलूँ आपके पास, चलो यहाँ पे स्पेस नहीं, मैं सॉल्व कर लेता हूँ, तो सी बाई आर की वैल्यू कितनी होती है सी बाई आर की वैल्यू कितना होता है, जी अपॉन 1 + GH। पहले तो मैं ये कर लेता हूँ, तो जी की वैल्यू 100, 1 + जी की वैल्यू 100 और एच की वैल्यू 9/100, 100 कैंसिल आउट हुआ, तो 100 अपॉन 1 + 9 आ गया, तो 100 अपॉन 10, 10 आ रहा है आपके पास किसकी वैल्यू, सी बाई आर की वैल्यू, जी ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू। तो मेरे पास जो सिस्टम गेन है, दिस द सिस्टम गेन और ट्रांसफर फंक्शन, सिस्टम गेन और ट्रांसफर फंक्शन कितनी वैल्यू आ गई, 100 आ गया, सॉरी 10 आ गया। अच्छा मेरे पास 10 आ गया, तो 10 तो हर क्वेश्चन का आंसर है, ध्यान से देखा जाए तो 10 तो सर सभी का है, देखो ना 10 तो सभी का है। मेरे को तो बताना है कि इस जो ओवरऑल सिस्टम गेन है उसमें वेरिएशंस भी बताना है। अगर ओवरऑल सिस्टम, ये टी की वैल्यू है, ये सब वैल्यू टी की है, ये क्या वैल्यू है सर, ये तो सिस्टम गेन हो गया, सिस्टम का ओवरऑल सिस्टम का गेन, द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन गेन। ये क्या है सर, ये ओवरऑल सिस्टम में वेरिएशन है, तो डेल्टा टी बाई टी भी बताना है। टी तो मैं निकाल लिया कि ये टी की वैल्यू है। अगर मेरे को कोई बोले कि डेल्टा टी अपॉन टी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, मतलब ओवरऑल सिस्टम में वेरिएशंस चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, तो फिर मेरे को क्या करना होगा सर, फिर तो हमको सेंसिटिविटी पता है सर, क्या होता है सेंसिटिविटी की वैल्यू, सेंसिटिविटी की वैल्यू क्या होती है, ये एस टी जी सर, डेल्टा टी बाई टी डिवाइड बाई डेल्टा जी बाई जी इक्वल टू 1/1 + GH, यही होता है आपके पास। और 1/1 + GH, तो 1/1 + GH, जी की वैल्यू कितना था 100 था, और एच की वैल्यू कितना था 9/100 था, 100 कैंसिल आउट हो गया, 1/10 आ रहा है भैया, किसकी वैल्यू, सेंसिटिविटी की वैल्यू आ रही है। अब मेरे को डेल्टा टी बाई टी की वैल्यू निकालना है, यहाँ से स्टोरी को यहाँ ले जाऊँ, तो डेल्टा टी बाई टी की वैल्यू कितनी होगी, बोले सर डेल्टा जी बाई जी इंटू 10 सर। अच्छा डेल्टा जी बाई जी की वैल्यू कितना है, अरे 1/10 है यार, ये 1/10, डेल्टा जी बाई जी की वैल्यू कितना है ±10%, और इसकी वैल्यू कितना है 1/10, कितना आंसर आ गया सर +-1%, ये तो +-1% आ रहा है डेल्टा टी बाई टी की वैल्यू। +-1% देखो कहाँ दिख रहा है, तो यहाँ दिख रहा है सर, ये तो ओवरऑल आंसर ए आ गया आपके पास, दिस वन। तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, इसका मतलब है कि वो गेन भी चाहते थे और वेरिएशन भी चाहते थे, बोले नहीं बस वो लोग, ये लिखने का ये मतलब होता है, जब आप इसको ऐसा लिखते हैं इसका मतलब जी का वेरिएशन है, तो फिर ये क्या लिखा हुआ, ये टी का वेरिएशन लिखा हुआ, तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन ऐसे आते रहते। मैं अगर बोल रहा हूँ कि वो क्या क्या आपसे एक्सपेक्ट करेंगे, क्या क्या आपसे पूछेंगे, तो ये उनके पूछने का नजरिया, तरीका, ये सब होगा, ठीक है। ये आपके पास ओपन लूप और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का डिफरेंस है आपके पास। आप बोलोगे रिवीजन में इसका क्या काम है, तो बस मैं फटाफट बस ये बात करना चाहूँगा कि यार कुछ बातें आपको बस पता होना चाहिए। जैसे आपके पास ये सब बेसिक जो बातें लिखी सब है कि ये इस पर डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट होता है, वो उस पर डिपेंड करना, ठीक है, वो आपको पता है। ये आपके पास इनएक्यूरेट और अनरिलायबल होता है। जो ओपन लूप सिस्टम होते हैं आपके पास, वो हाईली एक्यूरेट और रिलायबल सिस्टम होता है। दिस वन इज इंपॉर्टेंट। हाईली सेंसिटिव टू द डिस्टर्बेंस, ये ज़्यादा सेंसिटिव है, और ये लेस सेंसिटिव, और यही इसका एडवांटेज है। और हमको चाहिए भी है कि लेस सेंसिटिव सिस्टम डिजाइन करें ड्यू टू डिस्टर्बेंस। अगर डिस्टर्बेंस हो रहा है, टेम्परेचर वेरिएशन हो रहा है, तो लेस सेंसिटिव होना चाहिए, एडवांटेज है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में देखो हाईली सेंसिटिव टू द डिस्टर्बेंस लिखा हुआ है, इनएक्यूरेट और अनरिलायबल लिखा है। बेसिक बातें तो आपको पता है, आप देख भी सकते हो। हाईली सेंसिटिव टू द एनवायरमेंट चेंजेस, लेस सेंसिटिव टू एनवायरमेंट चेंजेस। बैंडविड्थ इज स्मॉल, ये हम बात करेंगे कि बैंडविड्थ इसकी लार्ज क्यों होती है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की बात करेंगे।
हाउ लिख देता हूँ, जहाँ जहाँ पे मेरा हाउ है इसका मतलब है कि मैं बात करूंगा। सिंपल टू कंस्ट्रक्ट, ये भी सिंपल है, जनरली दे आर स्टेबल इन नेचर। जो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होते हैं वो स्टेबल होते हैं आपके पास, और स्टेबिलिटी मेजर कंसिडरेशन होता है कि अगर मैं क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम ले रहा हूँ तो मेरे को फिर स्पेसिफिक फीडबैक डिजाइन करना रहेगा। इसका मतलब ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम में स्टेबिलिटी मेन कंसर्न होता है कि फिर मेरे को प्रॉपर नेगेटिव फीडबैक देना होगा अगर मैं चाहता हूं कि स्टेबल सिस्टम डिजाइन करें। अदरवाइज ये मत सोचिएगा कि फीडबैक का मतलब स्टेबल होता है, नहीं नहीं, नेगेटिव फीडबैक का मतलब स्टेबल होता है। तो स्टेबिलिटी कंसर्न होता है आपके पास। हाईली अफेक्टेड बाय द नॉन लीनियरिटी, रिड्यूस इफेक्ट ऑफ नॉन लीनियरिटी, ये एक इंपॉर्टेंट है, कभी कभी थ्योरेटिकल बातें हो सकती है कि ये नॉन लीनियरिटी जो होता है आपके पास उसको भी रिड्यूस करता है। तो नॉर्मली ये आपके पास जो भी नॉइस वगैरह रहती है सबको डिक्रीज भी करता है, नॉइस वगैरह सबको डिक्रीज भी करता है। तो कुछ बातें आपके पास जो फटाफट ऐसे पलटते हुए पड़ जाती है, कब कौन सी जिंदगी में जरूरत पड़ जाए, तो रिवीजन मोड में आगे बढ़ गए। ठीक है, जहां जहां मैं स्टार डाला, बाकी सब तो नॉर्मल बातें थी। ये सब नॉर्मल बातें, लेस मेंटेनेंस है, ऑप्टिमाइजेशन नॉट, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल थे आपके पास में, ज़्यादा बात नहीं की। हेयर ड्रायर, कॉफी मेकर, ऑटोमेटिक टोस्टर, ये सब ज़्यादा इसलिए बात नहीं की क्योंकि हम बहुत रिवीजन मोड में है, तो बहुत देर तक हम ओपन और क्लोज सिस्टम में नहीं रह ज़्यादा देर तक। अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं अब पहले चैप्टर चल ही रहा है मेरा, अब हम कंट्रोल सिस्टम पढ़ते समय क्या क्या जरूरी है कि हमको बेसिक बेसिक आइडिया होना चाहिए। जो सिग्नल सिस्टम में आपको आइडिया रहता है उसकी जरूरत आपको पड़ते जाती है। ठीक है, लेकिन हमको क्वेश्चन भी आते हैं कंट्रोल सिस्टम में वैसे वाले। जैसे यूनिट स्टेप सिग्नल है तो ये यू ऑफ टी के बारे में लिखा हुआ है, यू ऑफ टी का फिगर बन गया। इसमें ज़्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है कि सर यहाँ तो मेरे को पता है सर कि ये डिसकंटिन्यूस होता है। अरे हो गया, अभी कंट्रोल सिस्टम में डिसकंटिन्यूस का कोई यूज नहीं, इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिख दिए चलेगा। ठीक है, सिग्नल सिस्टम लिखता है तो इक्वल टू जीरो हटा देते हैं यहाँ से, सिर्फ टी ग्रेटर देन जीरो लिखता है। लेकिन डोंट वरी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूटी का कितना होता है 1/s, ये हमारे काम का है कि स्टेप सिग्नल का लाप्लास 1/s होता है। ए यूटी लिखा तो a/s लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा। तो फटाफट आगे बढ़ते जा रहा हूँ। देखो ये यूटी माइनस है, शिफ्टेड सिग्नल है तो इसका लाप्लास e रेस माइनस as/s होता है। इसको टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं, प्लस ए तो प्लस as/s होगा। ठीक है, रैम सिग्नल क्या होता है आपके पास, टी होता है, स्ट्रेट लाइन स्लोप 1 है आपके पास, लाप्लास 1/s² होता है, लेकिन स्लोप अगर ए है तो a/s² होगा। ठीक है, यूनिट इंपल्स सिग्नल्स के बारे में पता होना चाहिए कि ये आपके पास जो है इसका इनफाइनाइट मैग्नीट्यूड होता है। जो हम फिगर में रिप्रेजेंट करते हैं एक्चुअली वो एरिया को रिप्रेजेंट करता है, तो ये एरिया को रिप्रेजेंट करता है जो फिगर में हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंपल्स का आपके पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते तो 1 आता है, स्टेप रैम सिग्नल का लिए थे तो 1/s² था, स्टेप सिग्नल का लेते तो 1/s आता है। बेसिक बेसिक बातें, बट मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ। ठीक है, ए डेल ऑफ टी का लाप्लास ए हो जाएगा। ये आपके पास है कि इंपल्स की प्रॉपर्टी होती है कि इसका एरिया 1 होता है। देखो इंपल्स की प्रॉपर्टी जीरो माइनस से जीरो प्लस या इनफाइनाइट माइनस से इनफाइनाइट प्लस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आप सिग्नल सिस्टम पढ़ते हो। तो ये हमारे काम आ जाता है कि इंपल्स का लाप्लास 1 होता है, स्टेप का लाप्लास 1/s होता है, तो और रैम सिग्नल का लाप्लास 1/s² होता है। इसका मतलब है कि अगर मैं यूटी की बात करूं तो ये इंपल्स को अगर आपके पास, अगर आप यूटी को देखोगे तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो ये आएगा, तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आ जाएगा। इसी को देख के आप लिख सकते हो। और अगर मैं बोलूं कि मेरे को अगर चाहिए स्टेप रिस्पांस तो इंपल्स को इंटीग्रेट करोगे तो 1/s, तो इंपल्स को इंटीग्रेट करो स्टेप आ जाएगा, स्टेप को इंटीग्रेट करो तो रैंप आ जाएगा। इसके लिए अगर आपको तीनों का लाप्लास पता है तो आपको किसको किस में इंटीग्रेट करना पड़ेगा और किस में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, सिंपल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि dy/dt क्या होता है, एस होता है। dy/dt आपके पास क्या होता है, एस होता है। और ये आपके पास 0 से t आपके पास जब इंटीग्रेशन की बात करते हो आप तो कितना होता है, 1/s होता है। इन बातों को लेके आप यूज कर सकते हैं, इन दो बातों को लेके कि इंपल्स, स्टेप और रैम सिग्नल में क्या आपके पास रिलेशनशिप होता है। और ये बहुत ही बेसिक होता है सिग्नल का, लेकिन कंट्रोल सिस्टम पढ़ते समय बेसिक बातें तो आपको पता ही रहना जरूरी है। इसलिए मैं पढ़ाते समय में सब बातों को लेता हूँ कंट्रोल सिस्टम में भी। अगर ए यू टी माइनस है तो एक पल्स है, ये पल्स है आपके, ए यू टी माइनस है, और एक पल्स का लाप्लास इंपॉर्टेंट होता है जब हम कंट्रोल पढ़ते हो। इसका लाप्लास की अगर मैं बात करूँ तो इसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म की अगर मैं बात कर दूँ कि इसका लाप्लास क्या होगा इस पल्स का, तो पी ऑफ एस हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए ई रेस फॉर माइनस ए एस अपॉन एस माइनस ए ई रेस फॉर माइनस बी एस बाई एस। ये एक पल्स हो गया आपके पास, का लाप्लास हो गया। साइन ओमेगा नॉट टी का लाप्लास क्या होता है, ओमेगा नॉट अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट। साइन ओमेगा नॉट टी का फिगर है आपके पास, मैग्नीट्यूड 1 से -1 से जा रहा है। कॉस ओमेगा नॉट टी का फिगर बना हुआ है, इसका लाप्लास एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट का स्क्वायर हो रहा होगा। ठीक है, ई रेस फॉर माइनस एटी यूटी आपके पास एक स्टेबल सिग्नल है, जैसे अगर ध्यान से देखोगे तो स्टेबल है। ये डिकिंग सिग्नल से आपके पास ई रेस माइनस एटी यूटी, इसका लाप्लास 1/s प्लस ए होता है, दिख रहा है आपको। ई रेस पर एटी यूटी 1/s माइनस से होता है, ये अनस्टेबल सिग्नल आपके पास अगर ध्यान से देखोगे तो ये इंक्रीजिंग वे में अनबाउंडेड सिग्नल है, तो अनस्टेबल है आपके पास ये।
ई रेस पावर माइनस 80 साइन ओमेगा नॉट टी आपके पास ई रेस पावर माइनस 80 का फिगर ये है, साइनसोइडल का फिगर ये है। जब आप मल्टीप्लाई करते हो ना तो ये परफेक्ट एक डैम्प सिग्नल बनता है, और ये हमारा बहुत ही फेवरेट रहता है, क्योंकि ये जब आप टाइम रिस्पॉन्स पढ़ोगे तो इसी को मैं अंडर डैम्प सिस्टम का रिस्पॉन्स बोलूंगा, 0 से 1 के बीच वाला, दिस वन ये। तो जब आप बोलते हो कि एक एक्सपोनेंशियल डिकेइंग और साइनसोइडल को मल्टीप्लाई करते तो ये बनता है। इसका लाप्लास क्या होगा, फ्रीक्वेंसी आपके पास शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ई रेस पर माइनस 80 की है तो एस की जगह एस प्लस ए हो गया, तो एस की जगह एस प्लस ए हो गया, ये एस आपके पास एस प्लस ए हो गया। तो यहाँ पे था आपके पास, यहाँ पे आपके पास एस क्या हो गया, एस प्लस ए हो गया, दो जगह एस था, ऊपर भी था, तो एस एस प्लस हो गया। इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इतनी मैं बेसिक बेसिक कुछ सिग्नल लिया, कुछ कुछ आपके पास फिगर बने हुए थे कि जब हम रिवीजन मोड में रहते, तो आई होप कि इन सब चीज़ों में ज़्यादा इशू नहीं है हमको, इन सब चीज़ों में ज़्यादा इशू नहीं है, क्योंकि हमको थोड़े से लाप्लास ट्रांसफॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी, इम्पल्स, स्टेप, रैंप, इस टाइप की ज़रूरत पड़ेगी। बातें करने के लिए हमको नीड पड़ती है स्टेप, इम्पल्स, रैंप की। तो इसका लाप्लास, इन सिग्नल्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया, इतना हमारे लिए काफ़ी होता है कंट्रोल सिस्टम। अच्छा, मैं कंसेप्ट ऑफ पोल्स एंड जीरोस की बात करूं, तो आप कंसेप्ट ऑफ पोल्स एंड जीरोस की जब आप बात करते हो तो ट्रांसफर फंक्शंस की बात करते हो कि भैया मैं ट्रांसफर फंक्शन एक ले रहा हूं, और ट्रांसफर फंक्शंस क्या होता है, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, और जो रूट्स होते हैं न्यूमरेटर के वो क्या होते हैं सर, रूट्स ऑफ एन ऑफ एस कितना होते हैं सर, वो जीरोस होते हैं, किसके, जो भी ट्रांसफर फंक्शन आप लिखे उसके, और जो इसके रूट्स होते हैं डिनोमिनेटर के, वो क्या होते हैं पोल्स, किसके पोल्स, जिसके लिए आप लिख रहे हो टी ऑफ एस। अब टी ऑफ एस क्या है, अब टी ऑफ एस अगर ओपन सिस्टम होगा तो ओपन सिस्टम के होंगे, अगर एक क्लोज सिस्टम होगा तो क्लोज सिस्टम होंगे, जिसके लिए भी आप लिख रहे हो, जिसके लिए भी आप लिख रहे हो। अब आपको रैंडम लिखना है, अब आपको रैंडम लिखना है कि भैया मैं तो एक्स ऑफ एस लिख रहा हूँ, तो मेरे को तो नहीं पता कि एक्स ऑफ एस किसी का ट्रांसफर फंक्शन है या किसी सिग्नल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ये लिखा है 10/s+2, तो 10/s+2 है, तो ये पोल जीरो डायग्राम हो गया, सिग्मा जे ओमेगा, एस प्लेन में एस की वैल्यू होती है सिग्मा प्लस जे ओमेगा, एक कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है, s+2 = 0 पुट करोगे तो -2 पे एक पोल आ जाएगा, दिस इज द पोल, क्योंकि नीचे के जो रूट्स होते हैं वो पोल्स होते हैं, तो एक्स ऑफ एस की वैल्यू ये लिख दी अपन। यहाँ पे आपके पास अगर एक्स ऑफ एस लिखा है, कभी जी ऑफ एस लिखा है, तो ये लिख देते हैं आपके पास जी ऑफ एस = लिखा है 1/s+1 s+2, इसका पोल जीरो डायग्राम बनाना, तो इसका पोल जीरो डायग्राम बना लेते हैं, ये सिग्मा जे ओमेगा। इसका मतलब है कि जब तक हमको ये ना दिखाया जाए तो ये तो किसका है हमको क्या पता, जी ऑफ एस किसका है, एक्स ऑफ एस किसका है, तो ये -1 पे एक पोल है और -2 पे पोल है ये। तो पोल जीरो डायग्राम इज वेरी वेरी सिंपल थिंग, और हमारे कंट्रोल सिस्टम में बहुत यूजफुल है, क्योंकि हम बार बार बात करेंगे। जैसे मेरे ट्रांसफर फंक्शन अगर ऐसा लिखा आपके पास कि 10/s² + s+1 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अच्छा, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का मोस्ट पावरफुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही होता है, इसमें s की वैल्यू निकालोगे तो -b आएगा, -1 आएगा, +-b² करोगे तो 1 आएगा, -4 इसी करोगे तो -4 आएगा, डिवाइड बाय 2a करोगे तो 2 आएगा, तो s की वैल्यू आ गया -1/2 + ये आ जाएगा j, क्योंकि अंडर रूट था तो j√3 माइनस था एक्चुअली, तो j√3 डिवाइड बाई 2। ये अगर इसको बहुत ध्यान से देखोगे तो -0.5 +-√3 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 0.866 आ जाएगा। ये आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का होता है, जो आपको पूरे कंट्रोल सिस्टम में ये सेकेंड ऑर्डर सिस्टम इक्वेशन दिखते रहता है। इसका मतलब है कि अगर ध्यान से देखा जाए तो ये हो गया सिग्मा जे ओमेगा, एक मेरे पास पोल है -0.5, तो -0.5 यहाँ पोल नहीं है, 0.866, तो एक पोल यहाँ पे है और एक पोल यहाँ पे, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स, क्योंकि इसका रियल वैल्यू जो है वो -0.5 है, इसका इमेजनरी पार्ट जो है -j0.866 ऊपर है और -j0.866 नीचे। ये S1 एक पोल है ऊपर वाला, -1/2 + j√3/2, जिसको मैं ऐसा लिखा -0.5 + -j0.866, और S2 एक पोल है जिसकी वैल्यू है -1/2 - j√3/2, तो √3/2 लिखो चाहे 0.866 लिखो, ये आपके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स इन द लेफ्ट हैंड साइड आ गए। तो मेरे पास ट्रांसफर फंक्शन लिखा है, उसको मेरे को 0 पुट करना और रूट्स की बात कर लेना। यस सर, अगर मेरे पास ट्रांसफर फंक्शन, कोई भी ट्रांसफर फंक्शन लिखा हुआ है, अगर मेरे पास लिखा हुआ आपके पास कि s+1/s-2, ये इसका तब न्यूमरेटर के रूट्स क्या होंगे, जीरोस होंगे, डिनोमिनेटर के रूट्स क्या होंगे, पोल्स होंगे, ये तो s+1 है, तो s+1 आपके पास कहाँ था, 0 -1 पे, 0 -1 पे, और पोल कहाँ पे, 2 पे, ये पोल जीरो डायग्राम।
कि 0 आपके पास -1 पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपके पास ये पोल्स आ गए। तो न्यूमरेटर के रूट जीरोस होते हैं, उसके पोल्स होते हैं, इज द एस प्लेन। सब आपको पता होगा, बट फटाफट में आगे बढ़ते जा रहा हूँ कि आपके पास ये है 10s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। तो अगर बहुत ध्यान से देखा जाएगा तो न्यूमरेटर में एक ही आपके पास है s, तो पता क्या होगा पोल जीरो डायग्राम में सर एक जीरो होगा सर, कहाँ पे होगा, ओरिजिन पे एक जीरो होगा सर। अच्छा, और पोल कहाँ पे होगा सर, एस स्क्वायर प्लस 4 है, तो एस स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू अगर आप जीरो पुट कर दोगे तो एस की वैल्यू प्लस माइनस J2 हो जाएगा। इसका मतलब है एक पोल होगा J2 पे और एक पोल होगा माइनस J2। ये हो गया सिंपली पोल जीरो डायग्राम, देयर इज नो इशू, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ऐसे करके कुछ कुछ एग्जाम्पल ले लिए, कुछ कुछ बातें कर दिए कि ठीक है इतनी बातें आपके पास इज द कंसेप्ट ऑफ पोल्स एंड जीरोस। क्या इसका यूज होगा, दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट। क्या आपके पास जब हम बोलते हैं कि यार पोल्स करते क्या, यहाँ से स्टोरी और बड़ी बनती जाती है, क्या करते हैं पोल्स, तो फिर हम बोलते हैं कि पोल्स ना स्टेबिलिटी डिसाइड करते हैं सिस्टम की, पोल्स टाइम कांस्टेंट बताते हैं किसी सिस्टम का, पोल्स टाइम बिहेवियर सिस्टम का डिस्क्राइब करते, पोल्स फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन बताते, ऑर्डर बताते, टाइप बताते, मतलब पोल्स बहुत सारी बातें करते हैं। यस, अगर पोल्स पता है तो बहुत सारी बातें पता है। कैसे पोल्स किसी सिस्टम की स्टेबिलिटी डिसाइड करते होंगे, तो फिर लोग चिल्लाते हैं कि सर लेफ्ट हैंड पोल प्रोवाइड द स्टेबल सिस्टम। किसे बोला जाए कि हाउ लेफ्ट हैंड पोल डिस्क्राइब द स्टेबिलिटी, तो कभी कभी लोगों को इतनी बेसिक बातें नहीं पता होती, लेकिन उनको बस पता है कि लेफ्ट में पोल मतलब स्टेबल होता है, राइट में पोल मतलब अनस्टेबल होता है, लेकिन उनको कई बार उस तरीके से नहीं पता होता जिस तरीके से पता होना चाहिए। जैसे मेरे पास अगर एक सिग्नल है एक्स ऑफ टी इक्वल टू है e⁻² ut, ये e⁻² ut है, ठीक है, इतना आपको दिख रहा है। अगर मैं इसका फिगर ड्रॉ करूं तो सर ये तो एक्सपोनेंशियल डिके सिग्नल है, यस, एक्स ऑफ टी, अगर मैं t इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो सर e⁻0 1 होता है तो 1 आ जाएगा, और t इक्वल टू इन्फाइनाइट पे 0 आ जाएगा, इसी को बोलते हैं आपके पास। तो 0 पे 1 आ गया, इन्फाइनाइट पे 0 आ गया। एक आपके पास स्टेबल है, एक स्टेबल सिग्नल लिया मैं, स्टेबल सिग्नल, बाउंडेड या स्टेबल सिग्नल लिया। अगर मैं इसको ट्रांजिएंट के टर्म से कंपेयर करूं, अगर मैं इसको बोलूं कि मेरे को कंपेयर करना है e⁻t/τ से, ये ट्रांजिएंट का टर्म होता है, द ट्रांजिएंट टर्म, द ट्रांजिएंट स्टेबल टर्म, तो पता है टाउ की वैल्यू कितना आ रहा है, टाउ की वैल्यू 1/2 आ रहा है सर, 1/2 सेकेंड, इसको बोलते हैं टाइम कॉन्स्टेंट। ये क्या है, किससे कंपेयर किया आप, स्टेबल ट्रांजिएंट टर्म से। देखना मैं क्या क्या बात करने वाला हूँ, स्टेबल ट्रांजिएंट टर्म, इससे कंपेयर किया तो मेरे को टाइम कांस्टेंट मिल गया, बोले 1/2 सेकेंड है, टाउ इज द टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट, टाउ नॉट जेड, टाउ। अच्छा, अभी हमारी बात चल रही थी कि मेरे को अगर ये दिया है तो मैं टाइम कांस्टेंट देख सकता हूँ यहाँ से, स्टेबल ट्रांजिएंट टर्म से कंपेयर करके, स्टेबल सिग्नल है। बट इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर मैं इसका लाप्लास निकालता तो क्या आता है सर, लाप्लास निकालते तो 1/s+2 आता। अच्छा, तो फिर अगर मैं पोल जीरो डायग्राम बनाऊंगा तो क्या आएगा सर, पोल जीरो डायग्राम अगर बनाओगे तो सिग्मा j ओमेगा, एक पोल बन जाएगा सर, कहाँ पे पोल बन जाएगा, -2 पे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्टेबल सिस्टम था, जो स्टेबल सिग्नल था, इसका जब पोल जीरो डायग्राम बनाया तो एक स्टेबल सिग्नल का पोल लेफ्ट हैंड में होता है। इसका मतलब अगर कोई स्टेबल है तो पता है जब वो मैप्ड होता है, मैप्ड, तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन होता है, LHS, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन। इसका मतलब है कोई स्टेबल का अगर आप लाप्लास निकालोगे और पोल जीरो डायग्राम बनाओगे ना तो उसका पोल तो लेफ्ट हैंड साइड में जाता है। इसको बोलते हैं मैपिंग, एक टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में मैपिंग या एस प्लेन में मैपिंग। तो स्टेबल आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में पोल जाता है, इसलिए दुनिया बोलती है कि लेफ्ट हैंड पोल डिस्क्राइब द स्टेबिलिटी, या लेफ्ट हैंड पोल्स के कारण सिस्टम स्टेबल होता है। देखो स्टेबल आ गया। अच्छा, जब आप बोल रहे हो कि आपको पोल पता है, अगर मैं बोलूं कि किसी पोल्स को देख के अगर मैं टाइम कांस्टेंट बताऊं तो टाइम कांस्टेंट क्या होता है पता है, रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव रियल रूट, -2 का रेसिप्रोकल करोगे, इसका मॉड भी ले सकते हो क्योंकि टाइम कांस्टेंट नेगेटिव नहीं होता है, तो 1/2 सेकेंड। बोला जाता है कि टाइम कांस्टेंट डिस्क्राइब इसे रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव रियल रूट, इसका रेसिप्रोकल होगा और नेगेटिव रियल रूट का, या रेसिप्रोकल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव रियल रूट। तो कभी कभी ऐसा बोलना भी ज़्यादा अच्छा होता है कि रेसिप्रोकल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव रियल रूट, तो -2 का मैग्नीट्यूड 2 और इसका रेसिप्रोकल 1/2 सेकेंड। तो एस प्लेन से मैं टाइम कांस्टेंट डिस्क्राइब कर सकता हूँ, यस सर, एस प्लेन से मैं स्टेबिलिटी बता सकता हूँ, और ये बातें बिना एस प्लेन की मेरे को पता थी। लेकिन अगर मेरे पास ये दिया है तो मेरे को ये थोड़ी पता है कि ये इसी सिग्नल का था, तो फिर मेरे को यही से बात करना है, तो मैं यही से टाइम कांस्टेंट बता सकता हूँ, यही से स्टेबिलिटी बता सकता हूँ। अच्छा, इसका मतलब है कि एक और सिग्नल लेंगे क्या अपन, हाँ एक और सिग्नल लेता हूँ, जस्ट आपको क्लियर है क्या था, e⁻² ut लेता हूँ। ये पता आपके पास, इसका फिगर अगर ड्रॉ करूंगा तो क्या होगा, इसका फिगर सर t इक्वल टू 0 पे 1 होगा,
और टी इक्वल टू इन्फानाइट पे इन्फानाइट होगा, ये एक्स ऑफ टी का फिगर बन गया। ध्यान देखो क्या दिख रहा है सर, ये स्टेबल है क्या? नहीं नहीं, ये तो अनस्टेबल सिग्नल है, ये तो अनस्टेबल सिग्नल है। 0 पे 1 है और इन्फानाइट पे इन्फानाइट। यस, अगर मैं बोलूँ कि इसमें टाइम कांस्टेंट बताओ तो पता है ई रेस्ट पर माइनस टी अपॉन टाउ यू टाउ, इससे आपके पास यू टी, इससे कंपेयर आपके पास स्टेबल ट्रांजिएंट टर्म से कंपेयर होगा, बट ये तो आपका अनस्टेबल ट्रांजिएंट टर्म है। क्या आपके पास अनस्टेबल ट्रांजिएंट टर्म है? देखो आपके पास, इसका मतलब है कि टाउ आपके पास कैंसल, टाइम कांस्टेंट डिफाइन नहीं कर सकते, टाइम कांस्टेंट डिफाइन नहीं कर सकते। इसका मतलब है जो स्टेबल सिस्टम होता है उसी का टाइम कांस्टेंट होता है। देखना आगे बढ़ता है, तो स्टेबल सिस्टम का ही टाइम कांस्टेंट होता है, अनस्टेबल सिस्टम का टाइम कांस्टेंट नहीं होता है। इसका लाप्लास निकालूंगा तो क्या आएगा? इसका लाप्लास निकालूंगा तो 1/s-2 आएगा। और अगर मैं पोल जीरो डायग्राम बनाऊंगा तो क्या बनेगा पोल जीरो डायग्राम? सर ये सिग्मा, ये जे ओमेगा, और इसका पोल कहाँ पे बना? सर -2 पे पोल बना इसका, मतलब सॉरी 2 पे। इसका मतलब है कि सर जो एक अनस्टेबल सिस्टम था, जब इसको मैप किया तो क्या दिखा? एक अनस्टेबल सिस्टम को जब आप मैप किए, अनस्टेबल सिस्टम को या अनस्टेबल सिग्नल को, इट्स ओके, राइट हैंड आपके पास दिखा, लेफ्ट हैंड साइड नहीं था। इसको लेफ्ट हैंड, उसको लेफ्ट हैंड पोल बोल सकते थे, इसको राइट हैंड पोल बोल देता हूँ। थोड़ी देर बाद पहले को लेफ्ट हैंड पोल बोल देता हूँ, लेफ्ट हैंड पोल, LHP, लेफ्ट हैंड पोल, इसको बोल दिया राइट हैंड पोल। इसका मतलब है अनस्टेबल सिस्टम को अगर आप एस प्लेन में जाओगे तो आपको दिखेगा पोल्स राइट साइड में जाता है, और एक स्टेबल सिस्टम का पोल्स लेफ्ट साइड में जाता है। इसलिए दुनिया बोलती है कि लेफ्ट हैंड साइड के पोल स्टेबल सिस्टम होते हैं और राइट हैंड साइड के पोल्स अनस्टेबल सिस्टम होते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ की, जब मैं ट्रांसफर फंक्शन लिख देता हूं तो फिर ये मैटर नहीं करता कि ये किसी सिग्नल का लिखा गया था या किसी सिस्टम से निकला था, तो ये आपका पार्ट है ही नहीं। इसलिए कभी कभी लोग सिग्नल और सिस्टम में कंफ्यूज ना हो, एक बार लाप्लास लिख दिए तो बात खत्म हो गई। क्या बात खत्म हो गई? बात खत्म हो गई क्या? कि वो किसी सिग्नल का लाप्लास है कि किसी सिस्टम से निकाला गया ट्रांसफर फंक्शन है। डोंट वरी फॉर दैट। तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपके पास हुआ तो देखो आपके पास ये आ गया। अगर मैं बोलूं कि सर ये तो आपके पास एक अनस्टेबल सिस्टम है, टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट अगर मैं बोलूं इसका रेसिप्रोकल करोगे, मैग्नीट्यूड आपके पास करोगे तो 1/2 आपके पास आ जाएगा। तो क्या 1/2 सेकेंड आप लिख सकते? नहीं, ये गलत है। टाइम कांस्टेंट क्या था? रेसिप्रोकल आप मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव रियल रूट। नेगेटिव रियल रूट तो है नहीं भाई साहब, ये तो पॉजिटिव रियल रूट है। अगर ध्यान से देखा जाएगा ये तो पॉजिटिव रियल रूट है, पॉजिटिव रियल रूट, पॉजिटिव रियल रूट। टाइम कांस्टेंट डिस्क्राइब करता है आपके पास रेसिप्रोकल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव रियल रूट। इसका मतलब है कि किसी भी सिस्टम का टाइम कांस्टेंट डिफाइन नहीं किया जा सकता। टाइम कांस्टेंट डिफाइन करने के लिए बड़ी जरूरी है कि सिस्टम क्या हो? स्टेबल हो। अच्छा, अगर मेरे को ये ट्रांजिएंट के बारे में नहीं पता तो इसलिए फिर आपको पोल जीरो डायग्राम सिखाया जाता है कि यार देखो इससे क्या क्या मिलता है, इससे आपको क्या क्या चीज़ें पता चलती है। अगर जैसे अगर मैं बोलूँ आपके पास कि आप एक सिस्टम के बारे में अगर मैं बात करूँ कि एक्स ऑफ टी इक्वल टू मेरे पास ये साइन 2t ut है, साइन 2t ut का अगर मैं फिगर बनाऊंगा तो पता है ये क्या है? ये आपके पास क्या है? ये साइनसोइडल सिग्नल है। मतलब क्या है? स्टेबल है, क्या है? साइन 0 0 होता है तो ये आपके पास ये ऐसा आपके पास चल रहा है, 1 और -1 के बीच में चल रहा है। इसको बोलते हैं मार्जिनल स्टेबल। कांस्टेंट ऑसिलेशन हो रहा है आपके पास, कांस्टेंट ऑसिलेशन, ना तो ये इंक्रीजिंग वे में है ना तो डिक्रीजिंग वे में। इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑसिलेशन, कांस्टेंट ऑसिलेशन, ऑसिलेट कर रहा है लेकिन कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑसिलेशन। तो कांस्टेंट ऑसिलेशन होता है मार्जिनल स्टेबल सिस्टम, मार्जिनल स्टेबल। मार्जिनल स्टेबल मतलब ना तो स्टेबल है ना तो अनस्टेबल। स्टेबल होता तो आपके पास डिक्रीज होता जाता मैग्नीट्यूड, और अनस्टेबल होता तो इंक्रीजिंग वे में होते जाता है। ये मार्जिनल स्टेबल सिस्टम है। दिस वन। अगर मैं बोलूँ कि देखो इसका अगर मैं लाप्लास लिखूँ तो क्या होगा? अच्छा, लाप्लास ओमेगा नॉट क्या है? 2 है, तो 2/s² + 2 का स्क्वायर 4 है। तो अगर मैं पोल जीरो डायग्राम बनाऊंगा तो क्या बनेगा? तो पोल जीरो डायग्राम बनाओगे तो s² + 4 = 0 पुट करोगे, s² + 4 = 0 पुट किया तो s की वैल्यू कितना होगा? +-j2। कितना होगा? +-j2 होगा, +j2 और ये -j2 होगा। पता आपके पास ये 2 क्या है? अगर मैं ध्यान से देखूं कि ये 2 क्या है तो मैं बोलूँगा सर ये जो 2 दिख रहा है आपके पास, ये जो 2 है, जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आपके पास 2 दिख रहा है, इसी को ओमेगा नॉट इक्वल टू बोलते हैं 2 रेडियन पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। इसका मतलब है कि एस प्लेन में अगर आपके पास इमेजनरी एक्सिस पे रूट्स है तो इसी को फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन बोलते हैं। और इसी सिस्टम को हम बोलते हैं मार्जिनल स्टेबल सिस्टम। जो भी मार्जिनल स्टेबल होते हैं उसके रूट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑन इमेजनरी एक्सिस होते हैं। जो स्टेबल होता है वो लेफ्ट हैंड साइड में होता है, जो अनस्टेबल होता है राइट साइड में होता है, जो मार्जिनल स्टेबल होते हैं उसके रूट्स इमेजनरी एक्सिस पे लाई करते हैं। ये
इसलिए कुछ एग्जांपल लिया, कुछ बात किया। तो हम बोल रहे थे कि थोड़ी देर पहले अगर मेरे पास अगर एस प्लेन बना है तो मैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन भी बताता हूं। तो इमेजिनरी एक्सिस के जो रूट्स होते हो वो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होते हैं। बट इस बात का ध्यान रखा जाए कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कोई पूछ रहा है कि क्या होता है, कि सर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, यही फिगर में कोई पूछ रहा है। तो पता आपके पास एक बार ऑप्शन में ऐसे वाले क्वेश्चन में था J2 प्लस माइनस J2 2 डी आपके पास -2 मान लेते हैं, तो डू आंसर। ये तो रूट्स हैं। फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन एक पॉजिटिव रियल नंबर है, द पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन एक पॉजिटिव रियल नंबर है, द पॉजिटिव रियल नंबर प्लस J2 माइनस J2, ये फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन नहीं होता, ये तो रूट्स है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन 2 रेडियन पर सेकंड इज द सी आंसर। ये नेगेटिव नहीं हो सकता, इमेजनरी नहीं हो सकता, ये तो रूट्स से इमेजनरी एक्सिस पे जो होते हैं। ठीक है, ऑल पोल्स लाई इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एस्प्लेन द सिस्टम विल बी स्टेबल। अगर पूरे के पूरे पोल्स लेफ्ट हैंड साइड में लाई करते हैं तो सिस्टम स्टेबल होता है। एक एग्जांपल तो मैं ऐसे जस्ट दिया था, सबके सब पोल्स अगर लेफ्ट हैंड साइड में तो सिस्टम स्टेबल होगा। अगर एक भी पोल राइट हैंड साइड में है तो सिस्टम विल बी अनस्टेबल। एक भी पोल अगर राइट हैंड साइड में तो फिर सिस्टम के अनस्टेबल कर देगा, क्योंकि वो इंक्रीजिंग वे में होगा, बाउंडेड आप कर नहीं पाओगे। इफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स लाई ऑन द इमेजिनरी एक्सिस देन सिस्टम विल बी मार्जिन स्टेबल। ये 3 एग्जांपल लिया था। और अगर रिपीटेड और मल्टीपल पोल्स लाई ऑन द इमेजिनरी एक्सिस देन सिस्टम विल बी अनस्टेबल। ये फोर्थ वाला बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब मिस्टर राउत अपन पढ़ेंगे, मिस्टर राउत भी पढ़ेंगे ना अपन 4th चैप्टर में, तो जो हमारा मैं जिसको हीरो मानता हूं, तो अगर किसी को बोल दिया जाए कि भैया मेरे पास ना ये J2 के 2 थे, ये J2 वाले ना 2 है, J2 और माइनस J2 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे तो ऐसे आएंगे माइनस J2, तो क्या है, मार्जिनल स्टेबल होगा? नहीं, ये अनस्टेबल होगा, ये अनस्टेबल होगा। अगर रिपीटेड पोल्स ऑन द इमेजिनरी एक्सिस है तो ये अनस्टेबल होते हैं, ये मार्जिन स्टेबल नहीं। अगर एक ही पेयर है आपके पास, मार्जिन स्टेबल है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आपके पास। तो पूरी स्टोरीज के अराउंड ही घूमते रहती है, क्योंकि हम ओवरऑल कंट्रोल सिस्टम में क्या बात करने वाले, खूब स्टेबिलिटी की बात करने वाले, खूब टाइम रिस्पॉन्स की बात करने वाले, खूब फ्रीक्वेंसी डोमेन से रिलेटेड बात करने वाले। एक सिस्टम की डिजाइनिंग में जितने पैरामीटर इन्वॉल्व हो सकते हैं आपके पास, उतनी बात करते हैं। अलग बात है कि हमारी लिमिटेशन है कि हम सेकंड ऑर्डर सिस्टम से ज़्यादा नहीं बढ़ते, बिकॉज सेकंड ऑर्डर सिस्टम से ज़्यादा बढ़ेंगे तो मैथमेटिक्स टफ होगा। मैथमेटिक्स टफ होगा तो आप एक एस्पिरेंट है जिससे मैथमेटिक्स ही को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इंडस्ट्री में आप बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन हमारे पास जहां मैथमेटिक्स जहां तक लिमिटेशन है वही हमारी स्टडी की लिमिटेशन होती है। चाहे वो इंजीनियरिंग में जब आप पढ़ते हो तब, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, तो हमारे पास लिमिटेशन होती है मैथमेटिक्स की। तो सेकंड ऑर्डर सिस्टम तक हम बात करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, सेकंड ऑर्डर सिस्टम, इसी सब के बारे में बात चलते रहेंगे। इन्हीं सब के पैरामीटर, इन्हीं सब की स्टेबिलिटी, मतलब वैरायटी इन्हीं के अंदर में बात करते रहेंगे पूरे के पूरे कंट्रोल सिस्टम में। आपके पास इसरो 2009 IIT, आपके पास IIT गुवाहाटी, आपके पास लिखा हुआ IIT गुवाहाटी लिखने की जरूरत नहीं थी। 2009 था तो इसरो का एग्जाम है, इसरो का एग्जाम IIT वाले लोग नहीं लिखते, तो ये लिखने की जरूरत नहीं थी। अरे टीम वाले लोग समझ रहे ना, ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तो इसरो 2009 का एक क्वेश्चन है आपके पास, ये द पोल जीरो प्लॉट ऑफ ए ट्रांसफर फंक्शन शोन द फिगर था, द स्टडी स्टेट गेन इज 2 था, और ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस विल बी गिवन बाय, ये आपके पास था। तो पोल जीरो डायग्राम को देखे तो कोई भी बता सकता है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि सर इसका मेरे को बताना है, तो सर ये तो मैं ट्रांसफर फंक्शन लिख देता हूँ। क्या है ट्रांसफर फंक्शन? सर ये जीरो आपके पास है, तो अगर जीरो को अगर मैं ध्यान से देखूँ तो क्या होगा सर, s+1 होगा, तभी तो -1 पे आया होगा। तो एक s+1 का एक फैक्टर होगा जो न्यूमरेटर में होगा, बिल्कुल। और यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे है इस s की वैल्यू है -2 + j, ये s की वैल्यू है। यहाँ पे s की वैल्यू कितना है? -1। जब s के लिए -1 होती है तो फैक्टर होता है s+1, s+1 इज द फैक्टर। यस सर। यहाँ पे s की वैल्यू कितना है सर? s की वैल्यू है -2 - j। मेरे को बताया यार इसका फैक्टर कितना होगा? किसका? इसका फैक्टर कितना होगा? इसका फैक्टर s+2 - j, ये क्या होगा इसका? सर ये फैक्टर होगा, बिल्कुल सही। इसका फैक्टर क्या होगा? इसका s+2 + j। तो बताओ आपके पास क्या क्या हुआ? s+2 - j और s+2 + j, ये तो फैक्टर लिखना होता है आपके पास जब हम ट्रांसफर फंक्शन को लिखते हैं, तो है ना। एक बार चेंज करने की जरूरत पड़ेगी ना, 93 पहुंचे, इसलिए यहीं पे रहना। s+1 / s+2 / s - j, तो टी ऑफ एस है। तो यहाँ तक अगर आप सॉल्व करोगे ना तो आपको दिखेगा कि सर ये तो है s+1, यस, ये s+2 a है और ये -j भी, और a + j भी और a - j भी a² + b² होता है, नॉट माइनस, बिकॉज j के कारण प्लस हो जाता है। तो s+2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, ये
तो आपके पास अगर मैं रिजल्ट अगर देखूँ कि ट्रांसफर फंक्शन का रिजल्ट क्या आएगा, तो ये आएगा एस प्लस वन अपॉन एस प्लस का स्क्वायर, तो एस स्क्वायर प्लस 2s 4s, और 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 1 तो 5 प्लस 4s। ये तो एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5 यहाँ पे भी दिया है सर, यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पे भी दिया है, और एस प्लस 2 का बस ये नहीं है, तीनों जगह दिया है सर। ऊपर से एस प्लस 1 यहाँ पे भी दिया, तो तीन तीन आंसर दिए सर। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो ए भी सही, बी भी सही, सी भी सही। अब आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि जब मेरे पास कोई पोल जीरो डायग्राम रहता है तो मेरे पास क्या क्या बातें हो सकती है। ध्यान से देखना, अभी वापस जाऊंगा उसी में। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर मेरे पास पोल जीरो डायग्राम की कोई बात चल रही है, ये पोल जीरो डायग्राम की बात चल रही है, और मैं बोल दूं कि यार मेरे पास पोल ना -1 पे और पोल -2 पे, और बोला जाए कि यार इसका ट्रांसफर फंक्शन लिखो, तो बड़े आराम से आप बोल देते हो कि सर 1/s+1 और 1/s+2, ये ऐसा बोल देते हो कि s+1 s+2, सही भी बात है। बट मैं बोल रहा हूँ कि नॉट 100% करेक्ट। सर ये क्या बात हुई सर, नॉट 100% करेक्ट? क्यों, ऐसी क्यों बात होगी सर? करेक्ट तो होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, आप जब ट्रांसफर फंक्शन की बात करते हो ना, तो आप गेन की बात नहीं करते हो, तो आपको गेन नहीं पता, k/s+1 और s+2। देखो ध्यान से, ये होना चाहिए परफेक्ट। पता आपके पास इसका डीसी गेन कितना होगा? इसका डीसी गेन क्या होगा? डीसी गेन इवन हम जब पोलर प्लॉट, जब हम पोल जीरो डायग्राम में बात करते हैं तो इस डीसी गेन को स्टडी स्टेट गेन भी बोलते हैं भाई साहब। बहुत ही कम जगह ये लिखा रहता है कि स्टडी स्टेट गेन भी बोलते हैं हम डीसी गेन को, बहुत कम लोग यूज करते हैं, मतलब 100 में से 1 लोग, 99 लोग सिर्फ डीसी गेन ही बोलते हैं टेक्स्ट बुक पे भी। स्टडी स्टेट गेन और डीसी गेन, यहाँ पे s=0 अगर मैं बात कर रहा हूँ, और फिर वही टाइप 0 टाइप 1 सिस्टम में तो कोई पोल है नहीं, तो पता है s की जगह 0 पुट करोगे तो k/2 आ जाएगा, ये k/2 आ जाएगा। अगर सपोज करो इसकी वैल्यू अगर आपको चाहिए क्वेश्चन में, तो फिर मेरे को इसका डीसी गेन या स्टडी स्टेट गेन देना चाहिए। अगर सपोज करो क्वेश्चन में गिवन रहता 10, मान लेते कि गिवन है 10, तो पता क्या होता, अगर 10 गिवन है तो मैं k/2 = 10 बोलता, k = 10 नहीं, k/2 = 10 बोलता, और k की वैल्यू 20 होती, और मेरा करेक्ट आंसर क्या होता पता है? मैं 20 पुट करता इसमें, मैं इसमें 20 पुट करता। किसमें? इस वाले में मैं 20 पुट करता, और मेरा आंसर जो करेक्ट आंसर होता मेरा 20 आता, तो 20/s+1 और s+2 होता। ये मेरा करेक्ट आंसर होता। तो अगर आपको किसी जगह पे पोल जीरो डायग्राम में दिया है डीसी गेन या स्टडी स्टेट गेन है, 99% चांसेस है कि डीसी गेन लिखा होगा, डोंट वरी फॉर दैट। स्टडी स्टेट गेन 1% चांसेस है, आप सर्च करोगे तो भी नहीं मिलेगा स्टडी स्टेट गेन, बहुत मुश्किल से मिलेगा टर्मोलॉजी। स्टडी स्टेट गेन और डीसी गेन आपके पास, तो ये k/2, तो k की वैल्यू 20 पुट कर दोगे। सर अगर कुछ दिया ही नहीं है गेन के बारे में, देयर इज नो इन्फॉर्मेशन, सपोज करो ये करेक्ट कब होगा पता है? इफ डीसी गेन इज नॉट गिवन, इफ डीसी गेन इज नॉट गिवन। अब इसके बारे में कोई बात ही नहीं की गई है, तो भैया फिर आप कुछ मत लिखो ऊपर, अब क्या कर सकते हैं? इफ डीसी गेन इज नॉट गिवन तो फिर अपन ऐसा लिख देते, परफेक्ट फॉर्म इज दिस। अच्छा, हमारे क्वेश्चन में सिर्फ ये आंसर हमारा करेक्ट था कि नहीं सर? हमारे पास तो सर दिया था सर स्टडी स्टेट गेन की वैल्यू, इसका मतलब नहीं कि यहाँ पे 2 लिख दो, यहाँ पे k लिखो, k यहाँ पे k लिखो भैया, बिना सोचे समझे। ऐसा नहीं कि k की वैल्यू 2 दिया है, स्टडी स्टेट गेन आपके पास या डीसी गेन आपके पास 2 दिया है। तो अगर मैं बोलूँ कि मैं अगर यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ, तो पता मेरा डीसी गेन कितना आ रहा है आपके पास? k 0+1 और k/5 आ रहा है यहाँ से। इसका मतलब है कि मैं अगर बोलूँ कि मेरे पास ट्रांसफर फंक्शन कितना है, तो मेरे पास ट्रांसफर फंक्शन जो आया वो है k/s+1 अपॉन s² + 4s + 5। ये पता है इसका डीसी गेन और स्टडी स्टेट गेन, ये टर्मोलॉजी बहुत कम सुने होंगे। स्टडी स्टेट गेन बोल रहा हूँ, स्टडी स्टेट गेन टर्मोलॉजी सुने नहीं आप ज़्यादा। स्टडी स्टेट वैल्यू बोलना इज डिफरेंट, स्टडी स्टेट मतलब फाइनल वैल्यू होता है, स्टडी स्टेट वैल्यू नहीं बोल रहा हूँ। स्टडी स्टेट और फाइनल वैल्यू सब एक ही बात होती है, स्टडी स्टेट गेन बोल रहा है। ये टर्मोलॉजी आप कम सुने हो, किसी गेन से रिलेटेड टर्मोलॉजी। तो ये आपके पास जो आ रहा है, इसकी जगह 0 पुट करोगे, तो इसकी जगह जब आप 0 पुट करोगे, क्योंकि कोई पोल ओरिजिन पे तो है नहीं, तो k/5 आ जाएगा, और ये आपको 2 गिवन था, तो k/5, और ये आपके पास कितना गिवन था पता क्वेश्चन में? 2। तो वो जल्दबाजी में आपको 2 नहीं लिखना, जैसे 2 इसलिए लिया है कि आप ये 2 को देख के 2 लिख लो, ये 2 किस लिए दिया है कि इस 2 को 2 देख के लिखो, नहीं भैया। k/5 = 2 दिया, तो k की वैल्यू कितना आ गया? 10 है। अब k की वैल्यू 10 है तो यहाँ पुट करना, और आपका आंसर आ जाएगा करेक्ट। इसका मतलब है कि ट्रांसफर फंक्शंस की वैल्यू अब आया आपके पास पता है, 10 पुट किए, s+1 अपॉन s² + 4s + 5। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया बाहर? नंबर 10 आ गया सर, 10 होगा बाहर। देखो
यस सर, सी आंसर था सर, यही बात है, यही बात है कि सी आंसर था। तो ऐसी छोटी छोटी बातें बहुत मैटर कर जाती, क्योंकि हम ज़्यादा सुने नहीं स्टडी स्टेट गेन, क्योंकि गेट के हम पीवाई की सॉल्व कर रहे थे, वहाँ पे हमको स्टडी स्टेट गेन आज तक कभी नहीं दिखा 20-25 साल में। तो इसलिए मैं डिफरेंट एग्जाम को भी कवर कर मतलब ट्राई करता हूँ कि मेरे को सब पता रहे, मतलब ऐसे टीचर मेरे पास ज़्यादा अपडेट रहे, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहे, वैरायटी ऑफ इंडिया के जितने एग्जाम होते सबके बारे में अगर आइडिया रहेगा तो मैं आपसे अच्छी अच्छी बातें कर पाऊंगा, आपको हर उस सिचुएशन के लिए रेडी कर पाऊंगा जो हो सकता है अभी आपको सामने देखने को नहीं मिली है। क्योंकि आप गेट का पीवाई की सॉल्व कर रहे थे, उसमें कभी आप स्टडी स्टेट गेन नहीं सुने, स्टडी स्टेट तो बहुत बार सुने, बट वो स्टडी स्टेट वैल्यू था जिसको आप फाइनल वैल्यू बोलते हो, स्टडी स्टेट स्टेप रिस्पॉन्स सुने, स्टडी स्टेट इम्पल्स रिस्पॉन्स, बहुत सारी बातें की है, लेकिन कभी भी स्टडी स्टेट गेन टर्मोलॉजी कम यूज किया। तो ऐसा नहीं है कि जो आप यूज नहीं किए वो कभी देखने को मिल नहीं सकता, तो ठीक है, इट्स ओके। ओके, टाइम कांस्टेंट डिफाइन इज रेसिप्रोकल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव रियल रूट। अभी हम थोड़ी देर पहले डिफाइन कर रहे थे। टाइम कांस्टेंट डिफाइन ओनली फॉर द एब्सोल्यूट स्टेबल सिस्टम। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए बैंडविथ जो होता है वो 1/टाउ रेडियन पर सेकंड होता है। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का जो बैंडविथ होता है ना, वो 1/टाउ रेडियन पर सेकंड होता है। ये इंपॉर्टेंट है आपके पास कि एक बैंडविथ अगर आपके पास डिफाइन करते हैं, दिस वन इज इंपॉर्टेंट, कि अगर आपको बैंडविथ बताना है आपके पास तो ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का। सर हाउ, क्वेश्चन ये हो सकता है आपके पास कि सर मैं फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के बैंडविथ की अगर बात कर रहा हूँ तो ये कैसे आपके पास बैंडविथ 1 आपके पास होता होगा। सपोज करो मेरे पास एक ट्रांसफर फंक्शन है, ये 10/s+2 है, ये 10/s+2 है। अगर मैं उसका पोल जीरो डायग्राम बनाऊंगा तो क्या बनेगा सर? पोल जीरो डायग्राम बनाओगे तो सर -2 पे एक पोल है, बिल्कुल सही, सिग्मा और जी ओमेगा। बताओ टाइम कांस्टेंट क्या होगा सर? टाइम कांस्टेंट, सर टाइम कांस्टेंट होगा सर रेसिप्रोकल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ, -2 का मैग्नीट्यूड 2 हो जाएगा सर, और उसका रेसिप्रोकल, इसलिए -2 का मॉड कर लेते फिर रेसिप्रोकल कर लेते, तो 1/2 सेकंड सर, बिल्कुल सही। तो ये आपके पास 1/2 सेकंड हो गया आपके पास क्या टाइम कांस्टेंट। एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, इसका मतलब है कि एक ही पोल आपके पास सिस्टम है आपके पास। अभी मैं ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन का ऑर्डर भी बताने वाला हूँ। तो ऑर्डर ऑफ ट्रांसफर फंक्शन फर्स्ट है, ये फर्स्ट ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन, क्योंकि मैक्सिमम पावर ऑफ एस यही है, फर्स्ट ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन। ये फर्स्ट ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन है क्योंकि एस की पावर 1 मैक्सिमम है, एस की पावर 1, ये एस की पावर 1 है। तो फर्स्ट ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन था, एक पोल था, और हम बोले टाइम कांस्टेंट 1/2 सेकंड है। अगर कोई बोले कि बैंडविथ कितना होगा तो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम कांस्टेंट, तो बैंडविथ की वैल्यू अगर मैं बोलूँ तो 1/टाउ होगा, तो बैंडविथ का आंसर कितना आ जाएगा? तो मैं बोल रहा हूँ कि बैंडविथ 1/टाउ होगा, तो ये आ जाएगा 2 रेडियन पर सेकेंड। कभी कभी एक स्टूडेंट सोचता है सर पता नहीं सर कितना याद रखे, तो देखो ध्यान से 10/s+2 है। क्यों फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में हम जब बात करते हैं तो क्यों आप सोचो कभी कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में, अच्छा लोग बोल देते इसलिए आप मान लेते हो। अगर मैं सोचूं कि जब आप वीडियो देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो कितने लोगों को पता होगा कि सर बैंडविथ 1/टाउ आता है, तो बहुत सारे लोग होंगे जिसको पता है कि बैंडविथ 1/टाउ होता है। पर मैं बोलूँ कि हाउ, तो फिर लोग हो सकता है बात करें कि सर वो टाइम था, ये फ्रिक्वेंसी, ये 1/, कर दिए, ठीक है। ये तो 10/s+2 है। अब ये T/s है। अगर मैं बोलूँ कि इसमें देखो आपके पास, इसको एस की जगह जी ओमेगा लिखो, देखना ध्यान से मैं क्या मसला बता रहा हूँ। एस की जगह जी ओमेगा लिखो, सर 10/g⍵+2 ये इतना आपके पास 2 से डिवाइड करो तो 5/1 + g⍵/2 है, ये इतना है, 2 से डिवाइड किया। ऐसा क्यों लिखे सर? अगर आप ना कभी अगर आप फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स पढ़े हो, फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स कभी आप पढ़े हो तो पता है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का जो फ्रिक्वेंसी डोमेन ट्रांसफर फंक्शन होता है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का, होता है A0/1 + j⍵/⍵h, ये होता है आपके पास, वेयर ⍵h इक्वल टू द 3 dB फ्रिक्वेंसी, 3 dB फ्रिक्वेंसी और बैंडविथ। और भी बड़ी बड़ी स्टोरी है आपके पास, क्योंकि लो पास फिल्टर में 3 dB फ्रिक्वेंसी, जो हायर 3 dB फ्रिक्वेंसी होता है वही बैंडविथ होता है। तो ये देखो ⍵/⍵h, अगर मैं कंपेयर करूँ तो देखो आपके पास कंपेरिजन देखो, बताओ ⍵h की वैल्यू कितनी आ गई सर? ⍵h की वैल्यू 2 रेडियन पर सेकंड आ गई। कितना आ गया? 2 रेडियन पर सेकंड। तो जो ⍵s 2 रेडियन पर सेकंड आया है पता है आपके पास, वही आपका बैंडविथ, 3 dB बैंडविथ या बैंडविथ और 3 dB बैंडविथ और 3 dB बैंडविथ और 3 dB बैंडविथ और 3 dB फ्रिक्वेंसी और हायर 3 dB फ्रिक्वेंसी, एक्चुअली हायर 3 dB फ्रिक्वेंसी होता है आपके पास एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, एक्चुअली लो पास फिल्टर। तो बहुत सारी बातें इंटरकनेक्टेड भी होती है। तो आप देखो कि मेरे तो 2 रेडियन पर सेकंड आया, तो रेसिप्रोकली तो हुआ, टाइम कांस्टेंट का रेसिप्रोकली तो हुआ, टाइम कांस्टेंट का तो रेसिप्रोकली हुआ सर, बिल्कुल टाइम कांस्टेंट का रेसिप्रोकल हुआ। ऐसे दिखा आपको? यस सर।
अगर मैं आपको बोलूं कि ये सिग्मा जे ओमेगा, मेरे पास अगर सिस्टम में आपके पास दो पोल हो, -1 हो, -2 हो, ये आपके पास, तो पता टाइम कांस्टेंट क्या होगा सर? टाइम कांस्टेंट की वैल्यू होगी, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका रेसिप्रोकल तो 1 सेकेंड। इसका टाइम कांस्टेंट कितना होगा? इसका मैग्नीट्यूड 2 और इसका रेसिप्रोकल 1/2 सेकंड। देयर आर 2 टाइम कांस्टेंट। तो जितना टाइम को नंबर ऑफ टाइम कांस्टेंट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द सिस्टम होता है, नंबर ऑफ टाइम कांस्टेंट और ऑर्डर ऑफ द सिस्टम, सेकंड ऑर्डर सिस्टम होगा। अच्छा, बैंडविड्थ इतनी आसान चीज नहीं होती है। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को तो बैंडविड्थ आप ऐसे बात कर लिए, आपके पास आप नहीं हो सकता कि ऐसे बैंडविड्थ आप हर जगह रेसिप्रोकल लिख दे कि बैंडविड्थ भी 2 लिख दे। नहीं, टाइम कांस्टेंट 2 लिख सकते हैं, ऐसा नहीं लिख सकते कि बैंडविड्थ 1 से बैंडविड्थ 1 और ये 2 रेडियन पर सेकंड, ऐसा नहीं होता। बैंडविड्थ एक डिफरेंट टाइप का पैरामीटर्स होता है आपके पास, 3 dB बैंडविड्थ। एक सेकंड ऑर्डर सिस्टम में कभी आप, इसलिए बैंडविड्थ की जब भी आपसे बात होती है ना, आपको सब फर्स्ट ऑर्डर के अंदर ही रखते हैं। कोई आपको कभी भी कोई आपको बड़ी स्टोरी में नहीं लेके जाता। क्यों बड़ी स्टोरी में क्यों लेके नहीं जाता है भाई? सब के सब धराशायी हो जाएंगे अगर बड़ी स्टोरी में अगर बैंडविड्थ की बात होना चालू हो गई तो कोई कर नहीं पाएगा, कोई कर नहीं पाएगा। अगर मैं आपको थोड़ा बहुत एक एग्जांपल दूं कि अगर आप बैंडविड्थ अगर कभी आप लिखे होंगे ना आपके पास सेकंड ऑर्डर सिस्टम का, सेकंड ऑर्डर सिस्टम पता आपके पास बैंडविड्थ आपके पास ऐसे लिखे ओमेगा एन √1 - 2 जीटा स्क्वायर, फिर √4 जीटा की पावर 4 -4 जीटा स्क्वायर +1। +2 रहता है ना आपके पास, ओमेगा 1 - 2 जीटा 4 जीटा 4 जीटा स्क्वायर +2 1 + √2, ये 4 जीटा की पावर 4 1 4 जीटा स्क्वायर +2। ये चेक कर लेना, मतलब बहुत तभी बात करूंगा, अभी इतनी बात कंट्रोल सिस्टम की बात करना चालू हुआ, ये वो भी अंडर डैम सिस्टम के लिए, वो भी जीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में। ये मैं बताऊंगा आपको फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम में, वो भी मेरा एक चैप्टर है, 7 चैप्टर के आसपास है। तो बैंडविड्थ इतनी आसान बात होती नहीं है, इतना कॉम्प्लिकेटेड रिजल्ट आ जाता है। यही नहीं लोग पूछते आपके पास, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये तक नहीं पूछते। इसका मतलब है कि बैंडविड्थ की जब कोई बात करेगा ना तो ज़्यादा भाग नहीं पाएगा, चाहे वो एनालॉग सर्किट हो चाहे वो कंट्रोल सिस्टम। इसलिए सब लोग फर्स्ट ऑर्डर के अराउंड में घूमते रहते हैं, ठीक है। तो आप ये ना सोचे कि हर बात आपको इतनी ज़्यादा पता होगी, नहीं, टेक्निकल दुनिया है, हर बात इतनी ज़्यादा नहीं पता हो सकती, चाहे आप कोई भी हीरो हो, चाहे आप कोई भी हीरो हो। अगर आप सोच रहे हो कि सर मैं तो इंडिया का सबसे बड़ा हीरो हूँ, तो मैं थर्ड ऑर्डर सिस्टम देके बैंडविड्थ पूछूंगा, फिर 2030 आ जाएगा, लेकिन फिर आप उसके बैंडविड्थ का सही आंसर नहीं दे पाएंगे, आपको सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा, फिर आप मैथमेटिकली लिख नहीं पाएंगे। तो ऐसा होता नहीं है, हर चीज़ की लिमिटेशन है, बस आपको पता रहे कि कहाँ तक लिमिटेशन है, ठीक है। तो मैं बोल रहा था कि आपके पास ये देखो, मैं आपको बताने के लिए दिखाया कि देखो आपके पास कैसे हम फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए लिखते हैं 3 dB फ्रीक्वेंसी, 3 dB बैंडविड्थ या सिंपली बैंडविड्थ या सिस्टम बैंडविड्थ। इसलिए बहुत आसान बात कर लेते हैं हम लोग कि यार एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, देखो फॉर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम बैंडविड्थ 1/τ लिखो और एंजॉय करो, किसी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं आपको। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसके बाद फिर से इसको कनेक्ट करता हूँ और स्टेबिलिटी एनालिसिस एंड फीडबैक सिस्टम यहाँ से बात करना चालू करता हूँ, क्योंकि मेरे पेजेस खत्म हो जाएंगे तो मेरे पास डिस्कशन वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसमें ब्रेक करता हूँ, फिर से कनेक्ट करूँगा इसी वीडियो को, तो वीडियो को मैं कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है, उसके आगे की बात कर लूँगा मैं, ठीक है, ओके।